चॉकलेट देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आए भी क्यों ना, मेरी फेवरेट चीज है, मुझे लगती इतनी टेस्टी है। ऐसी आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट चीज होगी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, बस मन करता है फटाफट से खा ले उसे। लगे भी क्यों ना, आजकल तो मार्केट में वैरायटीज ही इतनी है, जैसे मोमोज, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन एंड व्हाट नॉट। अगर इतना कुछ मार्केट में होगा तो खाने का तो मन करेगा ही। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये सब आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है? क्या इन सब से आपकी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग मेंटेन रहती है, या फिर क्या ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं? सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू हेल्दी लाइफ। और इसी के साथ साथ पहले हम चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद उसमें बैक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। यानी कि पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर जितने भी हमें क्वेश्चंस गिवन है चैप्टर के पीछे उन्हें वन बाय वन करके कवर करेंगे। लेकिन अगर किसी को पहले बैक एक्सरसाइज डायरेक्टली समझनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है, आप वहां से डायरेक्टली बैक एक्सरसाइज को स्टडी कर सकते हो। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप पहले चैप्टर को समझो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए और आप अच्छे से और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इस हेडिंग में क्या है? यहाँ पर इस हेडिंग को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? समथिंग रिलेटेड टू ईटिंग एंड समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। बिल्कुल करेक्ट। बट यहाँ पर एक वर्ड है विच इज माइंडफुल ईटिंग, जो हमारी अटेंशन को कैच कर रहा है। अब ये ऐसा क्या नया वर्ड आ गया? आप बोलोगे कि मैम ईटिंग ही तो है। बिल्कुल करेक्ट, ईटिंग ही है। पर ये ईटिंग नॉर्मल ईटिंग से कैसे डिफरेंट है? आप बोलोगे हम सभी खाना खाते हैं, तो ये माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दो बच्चे दिख रहे होंगे, दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं, नो डाउट। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बच्चा खाना खाते हुए टीवी देख रहा है और दूसरा बच्चा सिर्फ खाना खा रहा है। सो अब इन दोनों बच्चों में से जो दूसरा बच्चा है, जो सिर्फ और सिर्फ खाने पर फोकस कर रहा है, वो माइंडफुल ईटिंग कर रहा है। लेकिन पहले वाला बच्चा माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहा है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि पहले वाले बच्चे में वो भी तो खाना ही खा रहा है, उसको हमने माइंडफुल ईटिंग में कैटेगराइज क्यों नहीं करा? उसको समझने के लिए हम उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग को देखते हैं। देखो, जब भी आप खाना खाते हो तो आप खाने पर ध्यान देते हो, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर मान लो आप खाने के साथ साथ टीवी देख रहे हो तो टीवी पर भी ध्यान जाएगा। आपको ये पता है टीवी में क्या चल रहा है, हालांकि आपको ये कम पता होता है आप खाना क्या खा रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है वो मल्टी फंक्शनिंग कर रहा है, वो एक साथ दो से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से अब उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली खाने पर ध्यान नहीं दे पा रहा। और इसी वजह से हम उसे माइंडफुल ईटिंग नहीं कहते, क्योंकि जब भी हम माइंडफुल ईटिंग को डिफाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि हमारी प्रॉपर सेंसेस में खाना खाना। सेंसेस में खाना खाने का क्या मतलब है? कि हमारे टेस्ट बर्ड्स को पता लगे हम क्या खा रहे हैं, हम प्रॉपर च्यू करके खाएं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्दी फंक्शनिंग है वो मेंटेन रह सके। अब ये सब कैसे होता है, इसको सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं। सेकंड जो बच्चे का एग्जाम्पल है वो माइंडफुल ईटिंग कर रहा है। अब माइंडफुल ईटिंग कैसे कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहा है, जिस वजह से उसका पूरा फोकस खाने पर होने की वजह से उसे उसका टेस्ट भी पता लगेगा, उसे ये भी पता लगेगा कि वो क्या खा रहा है, और साथ साथ उसे ये भी आइडिया होगा कि उसे प्रॉपर च्यू करके खाना खाना है ताकि उसकी बॉडी का डाइजेशन अच्छे से रहे। यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे बेनिफिट्स है माइंडफुल ईटिंग के। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि माइंडफुल ईटिंग ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ईटिंग। बिल्कुल करेक्ट। बट अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम मैं तो माइंडफुल ईटिंग करता हूँ, मैं टीवी देख के खाना नहीं खाता। पर उस माइंडफुल ईटिंग के अंदर क्या आप मोमोज और बर्गर लेके खाना खाते हो या फिर अपने नॉर्मल घर का खाना खाते हो? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जंक फूड खाते होंगे, तो क्या उसे आप माइंडफुल ईटिंग बोलोगे? मैंने अभी आपको बोला था माइंडफुल ईटिंग हमारी बॉडी को बेनिफिट जरूर देती है, पर अगर आप खाना अच्छा नहीं खाओगे तो बेनिफिट कहाँ से मिलेंगे? ऐसे आप अपने जाके मम्मी से पूछ सकते हो, मम्मी मैं रोज बाहर का जाके खा सकता हूँ? मम्मी बोलेगी एक दिन खा ले, 2 दिन खा ले, इससे ज्यादा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि बाहर का खाने से तबियत खराब हो जाती है। वो क्या बोलेंगे कि हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। इसका मतलब है माइंडफुल ईटिंग होने के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी जो है प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगी। यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है कि हमें हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। क्या खाने से क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्या खाने लग रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेबल रेडी करा है जिसमें मैंने वीकली में 2-3 डेज का अपना ब्रेकफास्ट का प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन करा है। अब मैंने जो प्रेफरेंस यहाँ मेंशन करी है हो सकता है आपकी कुछ अलग हो। मैंने यहाँ पर पोहा, इडली ये सब मेंशन करा है। हो सकता है कोई ऑमलेट खाता हो, कोई परांठा खाता हो, या कोई और कुछ खाता हो। तो इसका मतलब है कि सबकी प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। मेरी प्रेफरेंस अलग है, आपकी प्रेफरेंस अलग है, आपके फ्रेंड्स की प्रेफरेंस अलग हो सकती है। अगर हम यहाँ पर इतना ऑब्जर्व करें कि इतने छोटे से ही एरिया में हमें इतनी डिफरेंट प्रेफरेंसेस देखने को मिल रही है, तो अगर हम पूरे इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां तो बहुत सारी प्रेफरेंसेस होंगी,
क्योंकि इंडिया के अंदर तो इतनी सारी स्टेट्स हैं जिसमें इतना कुछ हमें ऑब्जर्व होता है, हर जगह कुछ ना कुछ नया फूड देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मेले में जाते हो, जैसे सूरजकुंड मेले में ही जाते हो, तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की स्टॉल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें हर एक स्टेट का अपना एक प्रॉपर फूड दिखाया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर जगह कुछ ना कुछ फूड प्रेफरेंसेस में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कैसे अराइज होता है और क्यों अराइज होता है, उस पर क्वेश्चन अराइज होता है। सो उसके लिए हम इस टेबल को देखते हैं, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि इस टेबल से हमें क्या पता लग रहा है। सो यहाँ पर मैंने 3 स्टेट्स कंसिडर करी हैं, जिसमें एक नॉर्थ स्टेट आ जाएगी, एक साउथ और एक ईस्ट स्टेट आ जाएगी। नॉर्थ में हमने पंजाब कंसिडर करा है, साउथ में हमने कर्नाटका कंसिडर करा है और ईस्ट साइड के लिए हमने मणिपुर कंसिडर करा है। अब इन तीनों स्टेट्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम पंजाब को कंसिडर करते हैं, और पंजाब में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग तो उसके फूड प्रेफरेंसेस होंगी। जैसे आपने अपने घर में ऑब्जर्व करा होगा, आप अपनी मम्मी से जाके पूछते हो मम्मी आज क्या बना है, मम्मी ये बताती है, आप बोलोगे कि मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है, तो आपकी मम्मी क्या कहेगी, जो बना है वही खाना है। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, जो उगेगा आपके स्टेट में वही तो आपको खाने को मिलेगा। सो अभी हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या उगाया जाता है। सो अगर हम पंजाब की बात करें, यानी आपके नॉर्दर्न एरिया जिसमें आप हरियाणा पंजाब की बात करते हो, तो यहाँ पर वीट, मेज, राइस ये सब उगाया जाता है। साथ साथ आपको बहुत सारी पल्सेस मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या खाने को मिलता है, आपको रोटी खाने को मिलती है, आपको चावल खाने को मिलते हैं, छोले भटूरे खाने को मिलते हैं, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब आपको खाने को मिलता है। और वहीं अगर हम इनकी बेवरेजेस की बात करें तो वहाँ पर हमें लस्सी, छाछ, मिल्क, टी ये सब देखने को मिलता है। और अगर हम किसी और स्टेट की बात करते हैं, लेट्स से अब हम साउथ साइड की बात करते हैं जो कि कर्नाटका है, वहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है, वहाँ पर राइस, रागी, कोकोनट ये सब हमें ऑब्जर्व होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर फूड प्रेफरेंसेस होंगी, जैसे इडली, डोसा, सांबर ये सब हमें मिलेगा। और वहीं अगर हम उनके बेवरेजेस की बात करें तो वहाँ पर आपको बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी ये सब देखने को मिलेगा। फिर अगर हम मणिपुर की बात करते हैं विच इज़ योर ईस्टर्न साइड, तो वहाँ पर क्या हमें क्रॉप्स ऑब्जर्व होती हैं, वहाँ थोड़ी डिफरेंट वैरायटी मिलती है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। वहाँ पर आपको राइस, बैम्बू, सोयाबीन ये सब ऑब्जर्व मिलेंगे। और साथ साथ अगर हम उसकी फूड प्रेफरेंसेस देखें उनकी क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ आपको राइस, एरोम्बा, एक टाइप की चटनी, उत्ती ये सब देखने को मिलेगा। और उसकी बेवरेजेस में ब्लैक टी ज़्यादा फेमस है। ये तो आपने टीवियों में भी देखा होगा कि असम, दार्जिलिंग की साइड पर बहुत सारे टी फार्म्स होते हैं जहाँ पर टी कलेक्टर्स क्या करते हैं, उन टी लीव्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ईस्टर्न साइड पर टी बहुत फेमस है। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है कि जो हमने यहाँ पर ये स्टेट्स डिस्कस कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स में तो हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है और काफ़ी जगह पर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हो किस वजह से रहे हैं, इनकी क्रॉप्स की वजह से। जो जो क्रॉप्स वहाँ कल्टीवेट हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर फूड प्रेफरेंसेस बन रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा जब भी आप किसी स्टेट की फूड प्रेफरेंसेस को ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पर आप उसके कल्टिवेशन पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे कि किस टाइप की क्रॉप्स कल्टिवेट करी जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको फूड प्रेफरेंसेस मिलेंगे। तो ये सब तो फूड के बारे में हो गया कि अगर हम वेराइटी ऑफ फूड्स ऑब्जर्व करें तो इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती है। वहीं अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कुकिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो वहाँ पर भी आपको वेराइटी देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप शहर और गाँव यानी एक सिटी और विलेज को कंसिडर करोगे तो दोनों ही जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कुकिंग प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी, जिन्हें हम बोलते हैं कलनरी प्रैक्टिसेस। तो ये जो कलनरी प्रैक्टिसेस हैं इसको हम बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप घर में ऑब्जर्व करो, आपके किचन में क्या रखा हुआ है, गैस स्टोव रखी हुई है। वहीं अगर आप किसी गांव में जाके ऑब्जर्व करोगे तो आपको ट्रेडिशनल स्टोव, जिसे चूल्हा बोला जाता है, वो रखा होता है। वहीं अगर आप दूसरी आप इक्विपमेंट को ऑब्जर्व करो, आपके घर में आप चटनी किस में बनाते हो, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। बट अगर वहीं का आप किसी गांव में जाओ तो वहां पर चटनी सिलबट्टे पर बनाई जाती है, जो कि एक स्टोन ग्राइंडर है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं यानी जो कलनरी प्रैक्टिसेस हैं उनमें भी डिफरेंस है। और वो डिफरेंस आ किस वजह से रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। शहरों में टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू विलेजेस। वहीं अगर हम कम्युनिकेशन देखें तो आजकल काफ़ी बेटर कम्युनिकेशन हो गया है, जिस वजह से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज गाँव तक भी जाने लगी है और ट्रांसपोर्टेशन भी इम्प्रूव हो गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि फूड और कुकिंग प्रैक्टिसेस सभी में वैरायटी एग्जिस्ट करती है। सो इस वजह से हमें सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर सारे के सारे स्टेट्स को, जब पूरे इंडिया को हम डिस्कस करते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर डिस्कस करना होता है। तो ये तो सब हमारा बेसिक फीचर हो गया। बट अगर हम यहाँ पर साइंस के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हम साइंस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसे स्टडी करना होगा। तो जब भी हम साइंस के अकॉर्डिंग फूड की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड आ जाते हैं, यानी आपको फूड को भी ब्रेक करके देखना होगा कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो जब भी हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करते हैं वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। जब ये हम सारे कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो आपका फॉर्मूला बनता है इन सब चीज़ों से, उसे आप फूड बोलते हो। अब आप बोलोगे कि मैम ये आपने इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल दिए, ये है क्या?
इनको हम वन बाय वन करके समझेंगे, पर थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लेकर समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। आपको स्कूल के लिए रेडी भी होना होता है, स्कूल में जाके सारी क्लासेस लगानी भी होती है, और वापस आने के बाद फिर से क्लासेस लगानी होती है, ट्यूशन जाना होता है, और शाम को सारा का सारा काम करके खेलने भी जाना होता है, और फिर फर्दर अपनी सारी एक्टिविटीज को खत्म करके सोना होता है। अब हम इतनी सारी एक्टिविटीज पूरे दिन में कर रहे हैं तो हमें एनर्जी तो चाहिए होगी। आप उठते हो, सुबह उठ के आपको थोड़ा फ्रेश फील होता है, पर जैसे धीरे धीरे आप अपना काम करने लगते हो आपको फिर थोड़ा सा एनर्जी लो होने लगती है आपकी। क्यों? आपको लगता है कुछ खा लो, भूख लग रही है, और खाते ही आपके अंदर वापस एनर्जी आ जाती है। अब ये कैसे हो रहा है? पहले एनर्जी नहीं थी, बाद में एनर्जी आ गई। ऐसा क्या हो गया? खाने से आपको एनर्जी मिली, और वो किस टाइप का फूड होता है? उसे आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने टीवी में भी देखा होगा, एक ऐड आती थी जिसमें आप ऑब्जर्व क्या करते थे कि बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, धूप हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पर जो सूरज होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉ लगा के बच्चे की सारी एनर्जी चूस लेता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा ग्लूकोज की ड्रिंक पीता है उसको वापस एनर्जी मिल जाती है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि उसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब है उन्हें तो हमारी डाइट में इंक्लूड करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस में मिलता है? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ग्लूकोज, जो एक तरीके की शुगर होती है। तो इसका मतलब शुगर के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही, साथ में वेजिटेबल स्पेशली पोटैटो, उसमें काफी अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। साथ के साथ फ्रूट्स की अगर आप बात करो वहां पर भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स का काफी अच्छा सोर्स देखने को मिलता है। इसी के साथ व्हीट और राइस में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे किस तरीके से हमें किस किस फूड के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, जिसे हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे डाइट हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। योर नेक्स्ट कंपोनेंट इज फैट्स। अब जब हम फैट्स की बात करते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, सर्दियां शुरू होती है आपकी दादी और मम्मी क्या करती है, लड्डू खाओ, गूंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, जो आपकी शरीर में गर्मी बनाएंगे। साथ साथ ये बोलेंगे नट्स खाओ जो आपकी शरीर में गर्मी बनाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हमें शरीर में गर्मी बनाने की जरूरत पड़ेगी या स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ेगी जो हमें गर्मियों में नहीं पड़ रही थी? सर्दी शुरू होती है, हमारी बॉडी को डिफरेंट एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट हो गई। ऐसा क्यों? आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने ठंडे ठंडे बर्फ वाले एरियाज में कभी एनिमल्स को ऑब्जर्व करा है? ज्योग्राफिकल जो आपके चैनल्स आते हैं उनमें क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो बर्फ वाले एरियाज होते हैं वहाँ पोलर बियर्स या फिर काफी ज्यादा मोटे मोटे एनिमल्स मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर उन मोटे मोटे एनिमल्स की जो स्किन होती है उनमें काफी ज्यादा फैट की लेयर होती है, जिस वजह से वो प्रॉपरली अपनी बॉडी की जो हीट है उसे मेंटेन करके रख पाते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट है, तो उसमें सर्वाइव करने के लिए उन्हें हीट की रिक्वायरमेंट है जो कि उनकी बॉडी के फैट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये फैट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? आपको घी से फैट्स मिलते हैं, आपको नट्स से फैट्स मिलते हैं, जिसमें आप आलमंड, सनफ्लावर सीड्स या डिफरेंट डिफरेंट सीड्स को कंसिडर कर सकते हो। आपको बटर से फैट्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि आपके फैट्स भी आपके एनर्जी की तरह काम करते हैं, जिसमें आपको वो स्टोर एनर्जी करते हैं। जैसे कि आप ये बोल सकते हो फैट्स एक्ट एज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, जिसमें आप उसमें इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो जब भी हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फैट से ले लेता है जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं मिलते, और साथ साथ वो हमें विंटर्स के अंदर वार्मथ भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमने अभी जो दो कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं विच इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दोनों ही आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। बिल्कुल करेक्ट। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पर विच इज योर प्रोटीन्स। सो जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आपके ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है, साथ साथ आपकी मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। तो इस वजह से हम प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। क्यों बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं? आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने टीवीओ में देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है अपनी डाइट में? प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें मसल स्ट्रेंथ बनानी होती है। तो इसी वजह से वहां से हमने ऑब्जर्व करा कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है। और साथ साथ किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर भी प्रोटीन्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से जब भी हम बच्चे की डाइट पूछते किसी डाइटिशियन से तो वहां पर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट जरूर बताई जाती है, उसे बोला जाता है कि प्रोटीन्स के डाइट में इंक्लूड करो। तो अगर प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो प्रोटीन्स के वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन दोनों ही सोर्सेज होते हैं। आप एग, फिश, मीट, या फिर अगर आप कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करो तो वहां पर आप पल्सेस, ग्राम्स, मशरूम्स, इन सब चीजों से प्रोटीन्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि प्रोटीन्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। सो ये तो तीन हमारे मेजर कंपोनेंट्स हो गए फूड के। वहीं अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर योर विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो उन्हें हम एक केस स्टडी यानी एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल्स कंसिडर कर रहे हैं विच इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ विटामिन्स एंड सेकंड एग्जाम्पल इज फॉर योर मिनरल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम स्कर्वी डिजीज की बात करेंगे जिसमें आपको ब्लीडिंग गम्स ऑब्जर्व होते हैं। आपने कभी नोटिस करा है कि आपको ब्रश करते हुए गम्स में ब्लीडिंग हो रही है?
तो ये क्यों होता है? ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्टार्टिंग में कैसे पता लगी? सो जब भी हम विटामिन सी यानी स्कर्वी डिजीज की बात करते हैं, विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो ये सेलर्स में ज़्यादा मिलती थी। सेलर्स में ज़्यादा क्यों मिलती थी? सेलर्स का काम क्या होता है? वो लंबे लंबे शिप वॉयजेस के अंदर जाते हैं, लंबे लंबे शिप टूर्स में जाते हैं, तो जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व फूड लेके जाना पड़ता है। प्रिजर्व फूड क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके की वॉयजेस पर जा रहे हैं वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस तो अच्छी थी नहीं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं थी पहले के टाइम पर, तो उन्हें हमेशा प्रिजर्व फूड लेके जाना पड़ता था ताकि फूड खराब ना हो जाए और वो उस पूरी जर्नी पर उसे खा सके। तो जब भी हम इस तरीके के फूड को कंज्यूम करते थे तो वहाँ पर विटामिन सी के सोर्सेज नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स के अंदर, ऑलमोस्ट हर एक सेलर में आपको स्कर्वी डिजीज देखने को मिली थी। जिस वजह से फिर फर्दर उनके अंदर जब स्टडी करी गई तो ये पाया गया कि वहां पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज हो रही है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि विटामिन सी अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फ्रूट से मिलता है, जो कि लेमन और ऑरेंजेस। तो इसका मतलब है कि लेमन और ऑरेंजेस को अपनी डाइट में इंक्लूड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर विटामिन सी के डेफिशिएंसी डिजीज से बचना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। वहीं अगर हम सेकंड एग्जाम्पल विच इज फॉर योर मिनरल्स उसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको गॉइटर डिजीज का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जिसमें नेक पर स्वेलिंग हो जाती है। अब स्वेलिंग हो रही है नेक पर, ये भी एक टाइप की डिजीज है, जो किस वजह से होती है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब ये जो डिजीज थी ये पहले कहाँ देखी गई थी? हिमालयन रीजन के लोगों में। हिमालयन रीजन के लोग ये कौन होते हैं? हिमालयन रीजन के लोग वो होते हैं जो जैसे पहाड़ों में रहते हैं। अब पहाड़ों में आपको ये डिजीज देखने को क्यों मिली? क्योंकि पहाड़ों में जो सॉइल और वाटर का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वहां पर आयोडीन काफी कम अमाउंट में है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर अपना आयोडीन का सप्लाई नहीं मिल रहा था फूड के अंदर, अपनी डाइट के अंदर, और उसी की वजह से उन सभी में यूजुअली आपको गॉइटर डिजीज ऑब्जर्व हुई। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जब स्टडी करा गया तो ये देखा गया कि आयोडीन डेफिशिएंसी होने की वजह से उन सभी लोगों में गॉइटर डिजीज हो रही है, जिसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर फर्दर आयोडाइज सॉल्ट ऑब्जर्व करा, जिसमें आज के टाइम पर जो सॉल्ट आता है वहां पर आपको सॉल्ट के अंदर आयोडीन इन्वॉल्व मिलेगा। आप कभी भी सॉल्ट के पैकेट पर देखोगे वहां आयोडाइज सॉल्ट लिखा मिलेगा। ऐसा क्यों? ताकि फर्दर आप किसी भी के अंदर गॉइटर डिजीज को ऑब्जर्व ना कर पाओ। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि फूड के अंदर सारे के सारे जो कंपोनेंट्स वो इन्वॉल्व हो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज ना हो सके। सो अभी हमने क्या देखा कि अगर हम इतने सारे कंपोनेंट्स को हमारी डाइट में इन्वॉल्व करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल करेक्ट, आप हेल्दी रहोगे, पर उसके बावजूद भी आप बीमार पड़ जाते हो। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स देख चुके हैं कि हम हमेशा किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से बीमार होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन हमारे ऊपर अटैक ना करे। अब ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस इतना ध्यान रखो कि अगर इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से आप बीमार पड़ते हो तो उसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके ठीक हो सकते हो। पर जो बाकी डिजीज हैं वो अलग अलग फैक्टर से होती हैं। तो यहाँ पर हम मेनली हमारे फूड कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो आप बीमार पड़ रहे हो इससे ओवरकम आप कैसे करोगे? तो ओवरकम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें उन सोर्सेज को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिनमें आपको विटामिन्स और मिनरल्स के अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले। अब ये क्या मतलब हुआ? तो इसके लिए हमें अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स को डिस्कस करना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन से विटामिन का सोर्स आपको क्या मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी फंक्शन करेगी और आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होगी। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी जिसमें हम डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब हम यहाँ पर विटामिन्स और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे सामने है विटामिन ए। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि ये काम क्या करता है, आपकी बॉडी को विटामिन ए की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों ज़रूरत है इसकी। तो जब भी हम विटामिन ए की बात करते हैं, ये आपकी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। अब ये आपको मिलेगा कहाँ से? ये आपको पपाया में से, कैरेट में से, मैंगो, मिल्क, इन सब चीज़ों में से आपको विटामिन ए मिलेगा। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बॉडी में क्या क्या डिजीजेस हो सकती है? तो आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन ए आपके आइज़ को हेल्दी रखता है, तो अगर आइज़ हेल्दी नहीं होंगी तो आपका विजन डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि विटामिन ए जो है वो आपके लॉस ऑफ विजन से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर विजन से रिलेटेड है तो हमारा पुअर विजन होगा, हमें लॉस इन विजन ऑब्जर्व हो सकता है, और स्पेशली शाम के टाइम पर यानी अंधेरे के टाइम पर आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको कंप्लीटली लॉस हो सकता है विजन का, अगर आपने विटामिन ए के सोर्सेज को प्रॉपरली अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करा। और ये जो प्रॉपर विजन की वजह से जो दिक्कत आ रही है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा लो होने पर ही आपको ऐसी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा फर्स्ट विटामिन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास और भी विटामिन हैं। तो एक हमारे पास है विटामिन B1। अब इसका क्या काम होता है? ये आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, यानी कि आपकी हार्ट की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ये, और साथ ही आपके बहुत सारे बॉडी के और फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है।
अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा लेग्यूम्स में से, नट्स में से, होल ग्रेन, सीड, मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको दाल में से काफ़ी अच्छे विटामिन B1 के सोर्सेज मिलेंगे। नट्स में से आपको काफ़ी अच्छे, यानी जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी आपके विटामिन B1 के काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं। और इसकी वजह से डिजीज़ क्या होती है? इसकी वजह से आपको डिजीज़ होती है बेरी, जिसके आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? आपको स्वेलिंग या टिंगलिंग सेंसेशन ऑब्जर्व होगी। कभी आपने नोटिस करा है आपके मम्मी पापा या कोई भी बड़ा आपको ऐसे बोल सकता है कि आज थोड़ी सी गुदगुदी सी, यानी कि कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ऐसे टिंगलिंग सी सेंसेशन फील हो रही है हाथों में पैरों में? उसका रीज़न क्या है? उनको हो सकता है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो, साथ ही साथ कोई बर्निंग सेंसेशन हो सकती है हाथों में, पैरों में, और थोड़ा सा ब्रीदिंग में ट्रबल हो सकता है, वो लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और अगर हम उसके सोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हम इन डिजीजेस के सिम्टम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेकेंड विटामिन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास और भी विटामिन है, जैसे विटामिन सी। विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी की डिजीजेस के अगेंस्ट ये फाइट करता है। यानी कि अभी जो हमने केस स्टडी करा था जिसमें हमने ऑब्जर्व करा था कि विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो बिल्कुल करेक्ट होती है स्कर्वी। बट उसके साथ साथ विटामिन सी का आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आपकी बॉडी को बाकी सारी डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मतलब विटामिन सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिलेगा कहाँ से हमें? हमें ऑलरेडी पता है, लेमन से, ऑरेंजेस में से, और साथ साथ आपको ये आंवला और ग्रीन चिली से भी मिल सकता है। तो इसका मतलब है इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व करोगे तो आपको विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स मिल सकता है, काफ़ी अच्छी उसकी डाइट मिल सकती है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है हमें ऑलरेडी पता है, इट इज स्कर्वी, जिसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ब्लीडिंग गम्स या फिर स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। आपके वुंड्स, यानी कि आपको जब चोट लग जाती है, अगर वो धीरे उसके अंदर खून बहना बंद होगा, जैसे आपने नोटिस करा होगा कभी आपको चोट लगती है तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो खून बहना रुक जाता है, या फिर वो बहुत जल्दी हील हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी हेल्दी है, आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स अच्छे से हैं। पर अगर वही चोट काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाए ठीक होने में, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर कुछ और भी डेफिशिएंसी है जो उसको ठीक होने से रोक रही है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा विटामिन सी हो गया। इसी की तरह हमारे पास एक और विटामिन है विच इज़ विटामिन डी, जो क्या काम करता है? ये आपकी बॉडी की बोन डेंसिटी, यानी बोन्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन डी। बोन अगर आपकी अच्छी होंगी तब विटामिन डी आपकी बॉडी में होगा। तो ये काम क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर बोन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कैल्शियम। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, और साथ साथ आपके टीथ को भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो टीथ हेल्थ और बोन हेल्थ, इन दोनों को मेंटेन कौन करता है? विटामिन डी मेंटेन करता है। तो विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? आपने बहुत बार सुना होगा कि धूप में बैठने से विटामिन डी काफ़ी अच्छे से मिलता है। तो अगर आपको एक्सपोजर होगा सनलाइट का तो आपको विटामिन डी काफ़ी अच्छे से मिलेगा। साथ साथ बटर से, फिश से, एग से, मिल्क से, इन सब चीज़ों से भी आपको विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी की वजह से डिजीज़ क्या होती है? विटामिन डी की वजह से डिजीज़ होती है रिकेट्स, जिसकी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, यानी कि अगर आपको वहाँ पर कुछ भी अपनी बोन्स के अंदर थोड़ा बहुत भी पेन फील होता है, या फिर उसके अंदर आपको ये जल्दी जल्दी फ्रैक्चर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी के अंदर भी, तो हो सकता है उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से उसकी बोन जो है वो प्रॉपरली कैल्शियम को बॉडी में से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, और उस वजह से उसकी जो बोन डेंसिटी है, ओवरऑल जो बोन की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, और वो बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारे विटामिन को डिस्कस कर लिया जो भी आपके सिलेबस में है। अब इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स भी हैं। तो जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो उनका भी हमारे पास बॉडी के अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जितना आपकी बॉडी में विटामिन का रोल होता है। तो जब हम कैल्शियम यानी फर्स्ट मिनरल की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम अभी हमने देखा विटामिन डी के केस में कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी बोन हेल्थ और हमारे टीथ हेल्थ के लिए। तो कैल्शियम का सेम रोल होगा कि वो बोन्स और टीथ्स को हेल्दी रखता है। तो ये हमें मिलेगा कहाँ से? आपको मिल्क में से मिलेगा, कर्ड में से मिलेगा, चीज़ में से मिलेगा, जिसका काम क्या होता है? हमारी बोन और टीथ हेल्थ को मेंटेन करके रखना। तो इससे क्या डिजीज हो सकती है? बोन और टूथ डिके हो सकता है। तो सिमिलर इसके सिम्टम्स मिलेंगे आपको वीक बोन्स मिल सकता है, आपको टूथ डिके मिल सकता है, आपको ये ऑब्जर्व हो सकता है आपके टीथ वीक हो गए। तो इन सारी चीज़ों का क्या कनेक्शन हो सकता है कि आपकी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट मिनरल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट मिनरल है विच इज़ आयोडीन, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? गॉइटर डिजीज होती है। तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है? ये आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ को फंक्शन करवाता है। यानी अगर आपकी बॉडी हेल्दी परफॉर्म कर रही है, स्पेशली फिजिकल और मेंटल बिहेवियर में। फिजिकल और मेंटल बिहेवियर का क्या मतलब होता है? आपका माइंड बैलेंस्ड है, आपके फिजिकल सिम्टम्स सारे के सारे बैलेंस्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आपके हार्मोन से रिलेटेड होता है। अब इसका आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं? कहाँ से आपको ये मिलेगा? ये आपको सीवीड में से मिल सकता है, वाटर चेस्टनट जिसको आप सिंघाड़ा बोलते हो ना, उसमें से आपको मिल सकता है। और साथ साथ अभी हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने आयोडाइज सॉल्ट लॉन्च करा हुआ है, जिसके अंदर आपको सॉल्ट के अंदर आयोडीन को ऐड करके दे रखा है। तो वो भी काफ़ी अच्छा आयोडीन का सोर्स होता है।
अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उससे हमें गॉइटर डिजीज ऑब्जर्व होती है और जिसके अंदर हमें क्या सिम्टम मिलते हैं, हमारी नेक के अंदर स्वेलिंग होती है। तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सब कुछ हमें ऑब्जर्व होता है, तो उसकी हमें डाइटरी डेफिशिएंसी को भी कंप्लीट करना होता है। सिमिलरली हमारे पास एक और मिनरल है विच इज आयरन। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने नोटिस करा होगा कि आयरन तो हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो ब्लड के साथ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड बोला जाता है आयरन। आपने कभी नोटिस करा होगा अगर किसी को भी थोड़ा सा भी एनीमिया या फिर खून की कमी बताई जाती है तो उसको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? ताकि उसके अंदर आयरन कंटेंट इंक्रीज हो सके बॉडी में और उसकी वजह से उसका ब्लड इंक्रीज हो सके। तो हमें आयरन मिलेगा कहाँ से? अब हर बार तो आयरन की टैबलेट्स लेंगे नहीं, कहीं से तो उसका नेचुरल सोर्स भी होगा। तो यहाँ पर हम नेचुरल सोर्स ऑब्जर्व करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट यानी चुकंदर और पोमेग्रेनेट विच इज अनार। तो इसका मतलब है कि आपकी मम्मी जो आपको हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाने के लिए बोलती है वो बिल्कुल ठीक बोलती है, ताकि आपको अच्छे से सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स मिल सके। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? एनीमिया होगा विच इज खून की कमी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर खून की कमी या एनीमिया डॉक्टर बताता है तो वो आयरन की टैबलेट्स देता है। तो यहाँ से आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, किसके कैसे पता लगेगा कि शायद वो एनीमिक हो सकता है, उसके अंदर एनीमिया हो सकता है। तो वहाँ पर आपको उसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी बॉडी में, वो ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी वीक हो जाएगी। उसी तरीके से आपको वहाँ पर थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हमें ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हमने अभी डिस्कस करे हैं वो हमारी डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अब अगर हमारी बॉडी को इन सारी चीज़ों से न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें क्या बोली जाएंगी? न्यूट्रिएंट्स बोली जाएंगी। तो अगर हमें न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? फूड component that provides energy, support growth, help repair and protect our body from diseases and maintaining bodily functions are known as nutrients। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे फूड कंपोनेंट्स जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें, आपकी बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करें, आपको डिजीजेस से बचाएं, आपकी बॉडी की रिपेयर और प्रोटेक्शन में हेल्प करें, तो उन सारी चीज़ों को आप क्या बोल सकते हो? न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो। और वो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कौन से न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करें? हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करें, फैट्स डिस्कस करें, प्रोटीन्स डिस्कस करें, विटामिन्स और मिनरल्स डिस्कस करें, जिसमें हमने देखा था कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं ये आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, वहीं आपके जो प्रोटीन्स हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, और वहीं अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करेंगे तो ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग डिजीजेस से। तो इसी वजह से इन्हें हम प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हो कि कौन से आपकी बॉडी के लिए अच्छे फूड होते हैं और कौन से आपकी बॉडी के लिए बुरे फूड होते हैं। तो यहाँ से आई होप अब आप ध्यान में रखोगे कि बार बार आपको जंक फूड यानी मोमोज बर्गर कंज्यूम नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट पर फोकस करना है। तो यहाँ से हमने हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उन सभी को ऑब्जर्व कर लिया, बट अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें इन्हें अपनी डाइट में किस तरीके से इन्वॉल्व करना है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी मम्मी क्या बोलती है, जब आप फ्रूट्स को जूस बना के उनको पी रहे होते हो, क्या बोलेगी? जूस मत बना, वैसे खा ले, अगर खाया जा रहा है तो वैसे खा, जूस तब बनाओ जब आपको डाइजेस्ट ना हो। या फिर आपको ऐसे बोलेंगे सारी चीज़ें पकाने की जरूरत नहीं होती, कुछ ऐसे ही खाओ, ज़्यादा हेल्दी होगी आपकी बॉडी के लिए। ये सब क्यों बोलते हैं घर वाले? हम अगर खाना पका के खा रहे हैं, बेशक उसके अंदर हमें सेम चीज़ खाने को मिल रही है, हम उसको कच्चा क्यों खाएं, हम उसको रॉ क्यों खाएं? हमारे पास जब ऑप्शन है हम उसको और टेस्टी बनाकर खा सकते हैं। तो उन सब के पीछे एक रीज़न होता है। आपकी मम्मी जो भी आपको बोलते हैं उन सब के पीछे एक लॉजिक होता है। तो हमारे सामने यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्या हम फूड को रॉ खा सकते हैं, यानी उसको बिना पकाए खा सकते हैं? और अगर उसे पका के खाते हैं तो क्या दिक्कत होती है, यानी कि शुड वी ईट रॉ फूड और कुक्ड फूड? वहीं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें फ्रूट जूसेस पीने चाहिए या फ्रूट्स को रॉ फॉर्म यानी फ्रेश फ्रूट्स की तरह कंज्यूम करना चाहिए। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन का तो आप सबको आंसर पता ही होगा कि हमें फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। इसका रीजन क्या है वो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें फ्रूट जो हमारे नॉर्मल फूड होते हैं उन्हें हम कुक करके खाएं या रॉ खाएं। तो आपके पास बहुत सारे फूड के ऑप्शंस होते हैं। कुछ फूड्स को आपको प्रॉपर कुक करके खाना होता है, कुछ फूड्स को आपको यहाँ पे नॉर्मल खाना होता है। क्यों? क्योंकि हम जब फूड को कुक करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। जैसे कि आप ऑब्जर्व करोगे कि विटामिन सी की अगर आप किसी भी फूड सोर्स को इन्वॉल्व करते हो अपनी डाइट में तो उसको ज़रूरी है कि आप उसको रॉ कंज्यूम करो, ऐसे ही फ्रेश कंज्यूम करो। रीज़न क्या है? जब आप उसे कुक करते हो तो हीटिंग की वजह से उसमें विटामिन सी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसके अंदर उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और आपकी बॉडी को वो विटामिन सी नहीं मिल पाता है। तो ये तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है कि आपको फ्रूट्स को फ्रेश फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए या फिर उसे जूस फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होता है कि हमें हमेशा फ्रूट्स को पहले फ्रेश फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए, जब तक आपकी बॉडी उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है।
क्यों, ऐसा क्या है हमारे पास फ्रूट्स के अंदर जो फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल है और जूस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है? आपने नोटिस करा होगा जब भी आप फ्रूट्स के जूसेस बनाते हो तो उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो तो आप पी लेते हो, पर जो उसका जो सॉलिड पार्ट रह जाता है उसे आप फेंक देते हो। वहीं अगर आप उस फ्रूट को प्रॉपर कंज्यूम करोगे बिना उसका जूस निकाले तो आप उस पूरे के पूरे फ्रूट को कंज्यूम करते हो, उस पूरे के पूरे फ्रूट को खाते हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप उसे कंज्यूम करें तो उसका कहीं ना कहीं तो रोल होगा आपकी बॉडी में। बिल्कुल करेक्ट, वो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वो क्या रोल प्ले करते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है, तो उसमें आपके पास होते हैं डाइटरी फाइबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं रफेज, जो आपकी बॉडी के अंदर बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक और एसेंशियल कंपोनेंट की तरह काम करता है। यानी आपकी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। और इसी रफेज के लिए हम हमेशा इस तरीके से बोलते हैं कि फ्रूट्स को हमेशा फ्रेश फॉर्म में कंज्यूम करो। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि फ्रूट्स के अंदर जो रफेज है उसे अपनी डाइट में इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है, हमें उसको फ्रेश फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि रफेज क्या होता है, ये जो बार बार हम डाइटरी फाइबर्स बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? तो रफेज जो होते हैं वो आपके एक्चुअल में डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं आपकी बॉडी के लिए, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर फूड। अब इसका काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी में से स्मूथली रिमूव करने के लिए, एक तरीके से स्मूथ पैसेज ऑफ योर स्टूल्स की वजह से स्टूल्स के लिए ये काम आता है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर रफेज यानी डाइटरी फाइबर्स को इन्वॉल्व नहीं करा तो आपको और भी फर्दर कॉन्स्टिपेशन टाइप की डिजीजेस हो सकती हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि रफेज भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको अगर आप प्रॉपर फॉर्म में कंज्यूम करोगे, बिना उसको कुक करें या फिर उसको बिना उसके जूस में कन्वर्ट करें, तो आप इजीली अपने बॉडी के अंदर रफेज को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, अपनी डाइट के अंदर रफेज को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तो हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स को कंप्लीट कर लिया। पर अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम आपने पानी की तो बात ही नहीं करी। हम हमेशा इतना बोलते हैं कि हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो, पर वही आपने अपने फूड में इंक्लूड नहीं करा। तो इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। तो हमें वाटर भी हमारी डाइट में इन्वॉल्व करना है। क्यों इन्वॉल्व करना है? वाटर तो हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है। तो इसका मतलब है वाटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने कंज्यूम करें उनकी एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने वाटर ही इन्वॉल्व नहीं करा अपनी डाइट में तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपने खाए हैं उनका कोई रोल ही नहीं रहेगा। खा लिए पर वो एब्जॉर्ब नहीं हुए तो क्या फ़ायदा हुआ? और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो भी रिमूव करा जाता है वाटर से। कैसे? स्वेटिंग और यूरिन के थ्रू। तो इसका मतलब है कि वाटर तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो सब वो चीज़ें हो गई कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बट अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम अब तो हमें पता है कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमारी बॉडी को फैट्स चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, और ये भी पता है हमें कि हमें किससे मिलेगा, और उसी चीज़ को हम हमारी डाइट में इंक्लूड भी कर लेते हैं। पर जब तक हमें इस चीज़ का पता नहीं था तो हम इस बात पर, इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे कि इसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या इसी कंपोनेंट के अंदर हमारे पास फैट होगा? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमने टेस्ट करे होंगे, साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ तो टेस्ट परफॉर्म करे होंगे, तभी तो उनको ये पता लगा होगा कि इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इस फूड के अंदर प्रोटीन्स है, इस फूड के अंदर फैट्स हैं। तो वन बाय वन करके हम इन टेस्ट को अब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को आइडेंटिफाई करा है। तो हमने मेजर 3 कंपोनेंट्स डिस्कस करे थे, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। उन्हीं तीनों के टेस्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली दूसरी फॉर्म में स्टार्च बोलते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर स्टार्च जा रहा है तो वो किस फूड से आ रहा है उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर टेस्ट फॉर स्टार्च को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी स्टार्च रिलेटेड सब्सटेंस ले सकते हो, कोई भी ऐसा फूड आइटम ले सकते हो जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मिलता हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एक पोटैटो स्लाइस हो सकती है, वो ब्रेड हो सकता है, वो बॉइल्ड राइस हो सकती है, या फिर मेज, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिले। अब उसको आपको क्या करना है, उसको आप एक अलग डिश के अंदर ऑब्जर्व करो, उसको रखो और उसके ऊपर ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डालो। आयोडीन सोल्यूशन आपके कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो डाइल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पर मैंने मेंशन करा हुआ है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अब आयोडीन सोल्यूशन तो हमें समझ में आ गया कि एक ऐसा सोल्यूशन जो लैब में मिलता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। पर ये जो वर्ड आगे डाइल्यूट ऐड करा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर रखा हो। तो आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर हम एक ऐसा सोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें आयोडीन तो है बट उस आयोडीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल रखा है, तो इसीलिए हम इसे डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन बोल रहे हैं। तो जब आप उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालते हो और उसको अनडिस्टर्ब रख देते हो थोड़े से टाइम के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ ऑब्जर्व होगा, कलर में आपको चेंज मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि अगर आपका जो सब्सटेंस, आपने जो फूड आइटम कंसीडर करा है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा तो उसमें स्टार्च है और वहां से हम कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि एक अलग से ब्लू ब्लैक कलर की आपको लेयर ऑब्जर्व होने लग जाती है आपके फूड कंपोनेंट के ऊपर, जो कि आपको कंफर्म कर दे कि दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ योर फूड। तो ये तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास फैट्स के लिए भी टेस्ट है, तो हम फैट्स के लिए भी उसी तरीके से एक स्मॉल कंपोनेंट ऑफ फूड को कंसीडर करेंगे जिसमें आपके पास फैट होगा। अब वो फैट वाले कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, आप पीनट्स कंसीडर कर सकते हो, आप कोई नट्स कंसीडर कर सकते हो, जैसे आप बादाम या फिर कैश्यूज यानी काजू कंसीडर कर सकते हो। अब उन्हें आप एक पीस ऑफ पेपर पर प्लेस करना, और पीस ऑफ पेपर पर प्लेस करने के बाद उन्हें अच्छे से उस पेपर से रैप करके ऊपर से प्रेस करना। अब अगर आप उसे प्रेस करोगे तो आपके पास क्या होगा, उस पेपर के ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा हुआ आपको ऑब्जर्व हो सकता है। और वो वाटर क्या होता है एक्चुअल में, वो वाटर कुछ नहीं होता, वो एक्चुअल में ऑयल होता है, जिसको आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, वो जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे तो आपके पेपर के ऊपर एक लेयर सी आपको ऑब्जर्व होगी। अब वहां पर अगर वाटर होगा तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो, वो उड़ जाएगा क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाता है। पर अगर ऑयल की लेयर हुई तो वो नहीं उड़ेगी, वो आपके पेपर के ऊपर रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि कुछ ना कुछ ऑयली सब्सटेंस हमने यहाँ पर कंसिडर करा था। और फैट्स को स्टडी करते हुए हमने क्या बताया था कि हमारी जो बॉडी, जो हम लोग फैट्स इन्वॉल्व करते हैं हमारी डाइट में, वो एक्चुअल में घी और ऑयल ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पेपर पर वो ऑयल ऑब्जर्व हो रहा है तो वहां पर आप फैट्स की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हो, और यहाँ से आप फैट्स को भी कंफर्म कर सकते हो, दिस इज योर फैटी कंपोनेंट ऑफ योर फूड। अब जैसे कि आप सब छोले भटूरे खाते हो, तो सबको पता है छोले भटूरे कितने ज्यादा ऑयली होते हैं। तो ऑयलीनेस उसमें और क्या है, वही फैट की लेयर है। तो यहीं से आप फैट का टेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप छोले भटूरे के ऑयल को कभी क्या करते हो, सोक करते हो, तो एक टिश्यू पेपर से उसको प्रेस करते हो, जिससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर पे आ जाता है। अब वो जो उस टिश्यू पेपर पर एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है वो और कुछ नहीं, आपके फैट की ही लेयर होती है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें एक शाइनी सा सरफेस होता है टिश्यू पेपर के ऊपर जब वो ऑयल की लेयर आ जाती है, क्योंकि ऑयल भी थोड़ा शाइनी सा होता है। तो इसे आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आप इस पेपर को लाइट की तरफ करोगे यानी सनलाइट की तरफ करोगे तो आपको वहां से जो लाइट आती दिखेगी वो थोड़ी सी शाइनी फॉर्म में ऑब्जर्व होगी पेपर के ऊपर। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि हमारे पास जो पैच टेस्ट आया है, जो पेपर के ऊपर ऑयली लेयर आई है, वो फैट की प्रेजेंस कंफर्म करती है। तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पेपर पर अगर ऑयली लेयर आती है तो वो आपके फैट्स की कंफर्मेशन को ऑब्जर्व करती है। तो दिस इज योर टेस्ट फॉर फैट्स। सो इसी तरीके से हमारे पास एक और टेस्ट है विच इज फॉर प्रोटीन्स, जहां पर हम फिर से एक प्रोटीन कंपोनेंट का ही फूड कंसीडर करेंगे, जिसमें आप कोई भी प्रोटीनिशियस फूड कंसीडर कर सकते हो। आप वहां पर ग्राम्स यानी कि चने, पल्सेस यानी दाल और बीन्स को कंसीडर कर सकते हो। अब वहां पर आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा आपको और ज्यादा थोड़ा रोल प्ले करना पड़ता है। आप सबसे पहले उसका एक पेस्ट बनाते हो ताकि आप उसको प्रॉपरली यूज कर सको, और उस पेस्ट को फिर आप फर्दर उसकी एक टीस्पून पेस्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लेस करते हो। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद, टेस्ट ट्यूब आपको स्क्रीन पर दिख रही हो कुछ इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होती है, जिसे आप उसमें डालोगे तो आपके पास वहां पर उस टेस्ट ट्यूब में वो पर्टिकुलर पाउडर आ जाएगा, और उसमें आप 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करो ताकि आप उसका एक सोल्यूशन बना सको, और अच्छे से मिक्स कर देना उसको। और मिक्स करने के बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के ऐड करो, जो कि आपके मेन टेस्ट के रिएजेंट की तरह आप उसे यूज कर रहे हो। तो जब आप उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालोगे, उसके बाद उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा ऐड करना है। यहाँ पर आपके पास हमने जो 2 रिएजेंट्स यूज करे हैं, विच इज कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, दोनों ही आपको लैब में अवेलेबल है, जिन दोनों को आप अपने टेस्ट के अंदर यूज कर सकते हो। और उसको फर्दर शेक करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और उसको कुछ टाइम के लिए 2-3 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब यानी बिना छेड़े उसको रख दो। जैसे आप उसे रखोगे आपको उसके अंदर चेंज इन कलर ऑब्जर्व होगा, यानी कि आपको वहां पर थोड़ा सा वायलेट ऑब्जर्व होगा कलर में। अब वो वायलेट किस वजह से आ रहा है, वो प्रोटीन की वजह से आ रहा है। यानी कि अगर आपके फूड कंपोनेंट के अंदर जो आपने कंसीडर करा है, अगर उसमें प्रोटीन हुआ तो वहां पर वो एक कलर चेंज शो करेगा विच इज वायलेट कलर, और वहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने फूड कंसीडर करा है उसमें प्रोटीन कंपोनेंट है, और यहाँ से हमने हमारे प्रोटीनिशियस कंपोनेंट ऑफ फूड को भी कंफर्म कर लिया है। तो इन तीनों टेस्ट को यूज करके आप अपने मेजर कंपोनेंट्स विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इन तीनों को ही कंफर्म कर सकते हो। सो आई होप आपको तीनों के तीनों टेस्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन तीनों टेस्ट को यूज करके आप अपने फर्दर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो भी हम ये सारी चीजें अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो हम फूड कंपोनेंट्स हमारी डाइट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या ये सबके लिए सेम होते हैं? क्या जो डाइट कंपोनेंट, जो फूड कंपोनेंट्स आप खाते हो, जो फूड कंपोनेंट आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हो, वही आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व करते हैं अपनी डाइट में? कभी आपने नोटिस करा है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहे हो, अपने दादा दादी के पास जा रहे हो, उन्हें बोल रहे हो कि ये खा लो, वो कभी कभार तो आपकी मान के खा भी लेते हैं, पर बहुत सारे टाइम पर वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये डाइजेस्ट नहीं होगा, मैं ये नहीं खा पाऊंगा, मुझे हजम नहीं होगा, मेरे लिए इसकी जगह कुछ और ले आ। ऐसे ही जब आप किसी और इंसान के पास जाते हो जिसे शुगर हो रखी हो, तो वो शुगर्स को कंज्यूम नहीं करता। शुगर हो रखी होगा क्या मतलब है कि उसे डायबिटीज हो रखी है, यानी वो अपनी डाइट में शुगर को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि हर एक जो भी हम पर्सन टू पर्सन जाते हैं, पर्सन टू पर्सन उसके फूड के रिक्वायरमेंट्स भी वेरी करती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने डायबिटीज़ वाले इंसान को बोला कि वो शुगर कंज्यूम नहीं कर सकता, तो इसका तो मतलब है कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी गिविंग फूड्स है वो तो मेन उसका सोर्स शुगर ही है। आप वही कंज्यूम करने से मना कर रहे हो उसे।
तो वो अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल करता है, तो हम दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ मूव करते हैं, हम दूसरे फूड सोर्सेज की तरफ मूव करते हैं। और इसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। आप इसको और बेटर वे में ऐसे समझ सकते हो, जब हम डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात करें, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि बच्चे, उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, इन तीनों एज ग्रुप्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे डाइट के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ओल्डर एज ग्रुप की तरफ मूवमेंट करते हैं, वहाँ पर डाइजेशन स्लो होती रहती है, डाइजेशन वीक होने लग जाती है, जिस वजह से उन्हें थोड़ी सी सॉफ्टर डाइट को अपने फूड के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा सॉफ्टर फूड्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम हमारी डाइट्स को सेट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ बैलेंस डाइट, जिसे आप कैसे डिफाइन करोगे? अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट हैज ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि बैलेंस डाइट कौन सी डाइट होती है? जिसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो, जिसमें आपकी प्रॉपर रफेज की डाइट आ रही हो, वाटर कंटेंट प्रॉपर आ रहा हो, पर वो सब जो आप अमाउंट ले रहे हो वो प्रॉपर राइट अमाउंट होना चाहिए जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो इन सभी चीज़ों से जो मिलकर आपकी डाइट आती है सामने, उसे आप बोलते हो बैलेंस डाइट, जिसे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली फॉलो करना पड़ता है अगर आपको बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग मेंटेन करनी है। अब यहाँ पर इस बैलेंस डाइट को आप इस तरीके से समझ सकते हो। हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर किसके कंसिडर कर रहे हो? एक मैंने पोटैटो वेफर्स कंसिडर करा है, दूसरा मैंने रोस्टेड चना कंसिडर करा है। पोटैटो वेफर्स और रोस्टेड चना मैंने दोनों की सेम क्वांटिटी कंसिडर करी है। सेम क्वांटिटी कंसिडर होने के बावजूद भी मैं इनमें से बोलूँगी कि एक हेल्दी और एक अनहेल्दी है। अब आप यहाँ पर बिना इसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को देके आप बता सकते हो कि मैम चना हेल्दी होता है और वेफर्स अच्छे नहीं होते, हेल्दी नहीं होते। आपने, क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको बता रखा है और आपने कुछ पढ़ा भी हुआ इस चीज़ के बारे में कि वेफर्स थोड़े तले हुए होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते। पर अगर हम इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्हें स्टडी करें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसे हेल्दी और अनहेल्दी में क्लासीफाई करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पोटैटो वेफर्स कंसिडर करते हैं, पोटैटो वेफर्स में हमारे पास यहाँ पर अगर हम पर 100 ग्राम्स ऑब्जर्व करें, हमने दोनों के ही 100 ग्राम्स को कंसिडर करा है। अगर हम पोटैटो वेफर्स देखते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कितनी देखने को मिलेगी? 536 किलो कैलोरीज। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ फर्दर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स यानी और कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो फैट्स आपको देखने को मिलते हैं 35 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 53 ग्राम्स, प्रोटीन 7 ग्राम्स और डाइटरी फाइबर्स 4.8 ग्राम्स। यानी यहाँ पर आपको जो डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखने को मिल रहे हैं वो कुछ इस अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर आप रोस्टेड चनास को देखोगे तो रोस्टेड चना में आपको क्या दिख रहा है? एनर्जी रिक्वायरमेंट्स 355 किलो कैलोरीज, जो कि कम है एज कम्पेयर टू पोटैटो वेफर्स, बट ये एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। फर्दर अगर आप इसमें कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो फैट्स यहाँ पर 6.26 ग्राम है, जो बहुत कम है एज कम्पेयर टू पोटैटो वेफर्स। कार्बोहाइड्रेट्स 58.58 ग्राम्स है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्रोटीन्स की बात करोगे तो 18.64 एंड डाइटरी फाइबर 16.8 ग्राम्स, यानी दोनों ही आपके पोटैटो वेफर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम रोस्टेड चनास की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसमें से फैट में ही एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, जिसमें आप फैट्स में एक लोअर अमाउंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक लोअर वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जो आपके और ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है विच इज प्रोटीन्स एंड डाइटरी फाइबर्स, उनमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल रहा है जो कि एक हायर अमाउंट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि फैट्स हमारी बॉडी को एक गुड फैट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, यानी आपकी बॉडी को कुछ ही अमाउंट ऑफ फैट चाहिए होता है, जो अगर आप ये एक्स्ट्रा फैट देख रहे हो ये आपकी बॉडी के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो रोस्टेड चना है ये ज़्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू पोटैटो वेफर्स। तो पोटैटो वेफर्स में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यहाँ पर हाई कैलोरीज हैं बिकॉज ऑफ हाई शुगर कंटेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली हाई फैट कंटेंट, तो इन चीज़ों की वजह से हाई कैलोरीफिक वैल्यूज आती हैं और उससे हमें लगता है कि हाई एनर्जी है तो ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता। इनफैक्ट आप उन्हें जंक फूड में कैटेगराइज करते हो। तो आप जंक फूड को डिफाइन कैसे करोगे? सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। कुछ फूड्स के अंदर हाई कैलोरीज होती हैं, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन उन कैलोरीज का रीजन क्या होता है? हाई फैट्स और हाई शुगर कंटेंट। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन। और साथ ही साथ अगर आप उनके अंदर फर्दर न्यूट्रिशनल वैल्यूज को देखोगे, जैसे प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वो बहुत ही कम होते हैं। ऐसे फूड्स को हम जंक फूड्स की तरह कैटेगराइज करते हैं। अब जंक फूड्स में सिर्फ पोटैटो वेफर्स ही काउंट नहीं होते, आपके चॉकलेट बार्स भी उसी में काउंट होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स भी उसी में काउंट होती हैं, साथ साथ आपके जो बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज हैं, ये सब के सब आपके जंक फूड में काउंट होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप जंक फूड को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करोगे तो आप बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो स्किप कर जाओगे अपनी डाइट में से। आप बोलोगे कि मैं एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि अच्छी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर प्रॉपर फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, बट जो आपकी बॉडी को डिजीजेस से
प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली द प्रोटीन्स जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स जो आपको डेफिशिएंसी डिजीज से बचाते हैं, जो आपके प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोले जाते हैं, उन सब चीज़ों को आप स्किप कर रहे हो, जिस वजह से आपको सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। प्लस आपको ओबेसिटी भी देखने को मिलती है, यानी आप बहुत जल्दी मोटे होने लग जाते हो, और वो मोटा होना नॉर्मल मोटा होने से डिफरेंट होता है। वहाँ पर आपकी जो बॉडी का फैट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से आपको फर्दर और हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, कि जंक फूड को आप अपनी डाइट में एक इस तरीके से मत काउंट करो कि आप डेली बेसिस पर उसे खा रहे हो। आप कभी कभार खा रहे हो तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता आपकी बॉडी पे एज कम्पेयर टू कि आप उसे ऑल्टरनेट डेज या डेली खा रहे हो। तो आप अपनी डाइट को जितना ज़्यादा हेल्दी मेंटेन करोगे उतनी ही आपकी बॉडी भी हैप्पी रहेगी। तो इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ का क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप उतने ही ज़्यादा हेल्दी फंक्शनिंग कर पाओगे। क्यों हेल्दी फंक्शनिंग कर पाओगे? अगर आप हेल्दी होगे तो आप प्रॉपरली अपनी पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। ऐसे आपके पेरेंट्स अगर हेल्दी होंगे तो वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे और उसी वर्क के अकॉर्डिंग वो उतने ही पैसे कमा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि अगर बॉडी हेल्दी होगी तो हमारी लाइफ भी उतनी ही हेल्दी होगी। अब यहाँ पर हम इतना हेल्थ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ऐसे बोल रहे हैं कि हेल्दी कंपोनेंट्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करो, हेल्दी डाइट फॉलो करो, पर फिर भी हमारी जो इंडियन कल्चर है वो बहुत सारे हेल्दी चीज़ों को स्किप कर जाता है। हमें आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें डाइट में देखने को नहीं मिलती जिनकी बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, और उन्हीं में से एक चीज़ आती है मिलेट्स। मिलेट्स को न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस सीरियल्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मिलेट्स क्या होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, यही आपके मिलेट्स होते हैं। तो जब आप मिलेट्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना शुरू करोगे ना, आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा हेल्दी फंक्शनिंग आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो मिलेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस रिच फूड्स होते हैं। और प्लस आप ऑब्जर्व करोगे कि मिलेट्स जो है आपके नेटिव क्रॉप्स हैं। नेटिव क्रॉप्स का क्या मतलब है कि आप उन्हें इंडिया में ही कल्टिवेट करते हो। हम अपने ही कंट्री में उसे उगा रहे हैं और अपनी ही कंट्री में उसे यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। वो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए उसकी हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल होती है। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इंडिया में ही जो चीज़ कल्टिवेट हो रही है उसे हम इंडिया में यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि वो बाहर वाली कंट्रीज़ में उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर वाली कंट्रीज़ को उसकी इंपॉर्टेंस पता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में मिलेट्स को इन्वॉल्व करते हैं और हेल्दी फंक्शनिंग करते हैं अपनी बॉडी की, और वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे। लेकिन आजकल जो ग्रोइंग ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम हमेशा न्यूट्रिशनस लाइफ की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उसी वजह से आजकल जो मिलेट्स है वो हमारी डाइट में इन्वॉल्व होने लगे हैं, क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लग गई है। अगर आप मिलेट्स को ऑब्जर्व करोगे तो हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स बोले जाते हैं। क्यों न्यूट्रिशियस ग्रेन्स बोले जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर ही आप बहुत ही अच्छा सोर्स मिलेगा आपको विटामिन्स का, मिनरल्स का, स्पेशली आयरन और कैल्शियम का, और इसके साथ साथ आपको डाइटरी फाइबर्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर ये इतने न्यूट्रिशियस है तो इसी वजह से हम इसे अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए, और इसी वजह से इन्हें न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपकी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। तो हमें ये सब तो समझ में आ गया कि किस तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन करती है अगर आप हेल्दी डाइट इन्वॉल्व करोगे तो, और साथ ही साथ आपको हमेशा उन फैक्टर्स को भी, उन फूड ग्रेन्स को भी ऑब्जर्व करना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बट उन्हें हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। उन्हें देखो, उनकी स्टडी को देखो कि किस तरीके से हम डिफरेंट फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो हम ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करें हमारी डाइट में, ये आ कहाँ से रहे हमारे पास? ये कहाँ से आएंगे आपके पास? फार्म लैंड से आएंगे। जो चीज़ कल्टीवेट होती है वही तो हम खाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था, जो चीज़ कल्टीवेट होगी वही फूड प्रेफरेंस होगी उस एरिया की। हमने डिफरेंट जब स्टेट्स पढ़े थे तो हमने देखा था स्टेट्स की जो फूड प्रेफरेंसेस होती है वो उनके कल्टीवेशन के ऊपर होती है। तो यहाँ पर भी हम जो चीज़ कल्टीवेट करेंगे वही आपके घर तक आएगी। अब कल्टीवेशन से घर तक का क्या प्रोसेस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो आप इस साइकिल को देख सकते हो। यहाँ पर हम वीट के एग्जाम्पल को लेके स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्म्स में वीट कल्टीवेट हो रहा है। उस कल्टीवेशन से क्या होगा, जब वो ग्रो कर जाएगा तो आप उसे हार्वेस्ट करोगे, क्रॉप को काटोगे। क्रॉप को काटने के बाद वहाँ पर आप कुछ फर्दर प्रोसेस करते हो जिसमें आप ग्रेन्स को उस क्रॉप से सेपरेट कर लेते हो। जब आप ग्रेन्स को उस क्रॉप से सेपरेट करते हो तो उस सेपरेशन में डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग क्या है? अब यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, थ्रेशिंग में हम क्रॉप को हार्ड सरफेस के अकॉर्डिंग स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, जिस वजह से उस क्रॉप में से वो जो ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। और विनोइंग में फर्दर क्या होता है, जब आप उस क्रॉप से ग्रेन्स को सेपरेट कर लेते हो तो ग्रेन्स की सेपरेशन के साथ साथ उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज आ जाती हैं। तो उन अब ग्रेन्स को इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर विनोइंग करते हैं। जैसे आप यहाँ को देख पा रहे हो कि आप थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड लेवल पर उसे लेकर उसे झाड़ने लगते हो, जिस वजह से क्या होता है, क्रॉप्स का जो
कल्टिवेटेड पार्ट है यानी जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने क्रॉप्स में से ग्रेन्स को अलग कर लेते हो। अब आपने ग्रेन्स ले लिए क्रॉप्स में से, अब इसके बाद क्या होगा, आप उसे स्टोर करोगे, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके आप उसे स्टोर करोगे, जिसे फर्दर आप ग्राइंड करके उसका आटा बनाओगे और फर्दर उसे शॉप्स तक पहुंचाओगे। और उस शॉप से आपके पेरेंट्स आपके ग्रेन्स को, आपके फूड आइटम्स को खरीद के लाते हैं, जिसे आप फर्दर कुक करके अपने घर पे कोई भी फूड आइटम प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इस साइकिल को फॉलो करते हो तब आपके पास वो पर्टिकुलर अमाउंट आता है, पर्टिकुलर क्रॉप या पर्टिकुलर फूड पहुंचता है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि फार्म से लेके आपके घर तक का जो डिस्टेंस है इसे आप बोलते हो फूड माइल। तो फूड माइल को आप कैसे डिफाइन करोगे, द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या है, आपके फार्मलैंड्स, आपके फार्मर्स, वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कंज्यूमर्स कौन हो, आप लोग, हम लोग कंज्यूमर्स हैं जो उस फूड को खा रहे हैं। तो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक का जो डिस्टेंस होता है, जो आपका फूड ट्रेवल करता है, उसे हम बोलते हैं फूड माइल, जिसके अंदर अलग अलग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आप देख पा रहे हो कि हम इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपने घर तक इसे पहुंचा रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, थ्रेशिंग और विनोइंग यानी सेपरेशन में कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, फिर उसके स्टोरेज में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, रेंटल स्पेस देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा उस जगह का, और वहाँ तक ले जाने का ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा। इसी तरीके से ग्राइंडिंग में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, और फिर वहाँ से उसको शॉप्स तक पहुँचाने में भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, और फर्दर आपके घरों तक आने में भी उसकी कॉस्ट होती है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर एक प्राइस्ड आइटम देखने को मिलता है कि जो चीज़ फार्मर्स बेचते हैं उनका प्राइस काफ़ी लो होता है, पर वही चीज़ अगर आप खरीद रहे होते हो तो उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि वो इन सारे स्टेप्स में से होकर निकलता है। तो वो जो आप फाइनल कॉस्ट पे करते हो वो इन सारे स्टेप्स को लेके करते हो, जिस वजह से क्या होता है, इन सारे स्टेप्स में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसे आपको पे करना होता है। तो अब हम अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम किसी तरीके से इस फूड माइल को डिक्रीज कर दें, इस फूड माइल को रिड्यूस कर दें, तो सब चीज़ों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको कॉस्ट कम देनी पड़ेगी। फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है, उतना ही उन्हें कम खर्चा करना पड़ेगा, उन्हें स्टोर करने का, उन्हें ग्राइंड करने का, उन्हें शॉप्स तक पहुँचाने का। और साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है। हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ प्रोसेस होने का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो रहा है, उस ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसने कुछ पोल्यूशन भी कॉज करा होगा। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन हो रहा है। तो एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली हो जाएगा अगर हम इस ओवरऑल फूड माइल को रिड्यूस कर दें। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल जो हम ये डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक का, तो अगर इसे हम फूड माइल बोल रहे हैं, इस फूड माइल को हम किसी तरीके से कम कर दें तो हमारे ओवरऑल हमारी कंज्यूमर्स की जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमें देखने को मिलेगी, प्रोड्यूसर्स के लिए भी ये बेनिफिट होगा और एनवायरनमेंट के लिए भी ये बेनिफिट होगा। सो विद दिस हमने हमारा फूड माइल वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन ये अराइज करते हैं कि इतना सब देखने के बाद हमने इतना कुछ देख लिया, हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैप्टर में क्या क्या ऑब्जर्व करा। हमने माइंडफुल ईटिंग से शुरू करा था, जिसमें हमने ये बताया था कि किस तरीके से ईटिंग एक आप हैबिट को डेवलप कर सकते हो, जो कि एक बेटर ईटिंग हैबिट है, जिसमें आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे। फर्दर हमने इसके अंदर इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स को देखता है। फिर फर्दर हमने इसमें फूड कंपोनेंट्स को भी ऑब्जर्व करा, और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने फाइनली क्या कंक्लूड करा था कि फार्मर्स किस तरीके से हमारे घर तक इस खाने को पहुंचा रहे हैं। और इतना सब होने के बाद भी आप प्लेट्स में खाना छोड़ देते हो, यानी कि आप अनकंज्यूम फूड को छोड़ देते हो, फूड वेस्ट कर रहे हो। आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है क्योंकि आपको वो बहुत इजीली मिल जाता है, पर जिन लोगों को फूड नहीं मिलता उनसे उनकी इंपॉर्टेंस पूछना, उनके लिए वो वेस्ट फूड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा उतनी ही रिक्वायरमेंट अपनी प्लेट में फूड डालो जो आप खा सको, जो वेस्ट हो रहा है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करो। सो विद दिस योर टुडेज चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, यानी कि अब हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो जब हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उन्हें अटेम्प्ट करना और भी ईजी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस में से आपको एक ऑड वन आउट पिक करना है। ऑड वन आउट पिक करने का क्या मतलब है कि आपको बाकी सारे ऑप्शंस में से एक डिफरेंट ऑप्शन पिक करना है। सो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना। अब ये जो आपके पास जितने भी फूड आइटम्स हैं, इन्हें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनमें आप देख रहे हो कि मिलेट्स हैं आपके ज़्यादातर, यानी जो आपके पास ज्वार, बाजरा और रागी हैं ये मिलेट्स हैं, और चना आपके पास एक डिफरेंट फूड आइटम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चना क्या हुआ, ऑड वन आउट हुआ। तो यहाँ से हम चना को ऑड वन आउट यूज कर सकते हैं, ऑड वन आउट बता सकते हैं। इसी तरीके से हम सेकेंड ऑप्शन को भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। अब यहाँ पर आपके पास ये जो चारों ऑप्शंस गिवन है, इनमें देख के आपको क्या दिख रहा है कि किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन आपके प्रोटीनेशियस फूड कंपोनेंट से बिलोंग करते हैं, वहीं राइस जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है, विच मीन्स कि राइस जो है वो ऑड वन आउट है। तो बस इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे,
सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हैं। द ऑड वन आउट इज चना बिकॉज ज्वार, बाजरा, रागी आर मिलेट्स दैट इज न्यूट्री रिच सीरियल्स व्हाइल चना इज अ पल्स विच इज रिच इन प्रोटीन। वहीं अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें तो सेकेंड पार्ट को कैसे आंसर करोगे? द ऑड वन आउट इज राइस बिकॉज राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन आर प्रोटीनेशियस फूड्स। सो आई होप आपको दोनों के दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ आएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है? डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। अब यहाँ पर आपको कलनरी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करना है, ट्रेडिशनल कलनरी प्रैक्टिस एंड मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिसेस। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कलनरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अभी हमने चैप्टर में डिस्कस करा था कि कुकिंग प्रैक्टिसेस को ही हम कलनरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम डिफरेंट कुकिंग प्रैक्टिसेस, हाँ हमने स्टडी तो करा था जहां पर हमने सिटी और विलेज लाइफ को कंपेयर करा था। तो यहाँ पर आप सिटी को मॉडर्न लाइफस्टाइल कंसिडर कर सकते हो और विलेज को थोड़ा ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल कंसिडर कर सकते हो। जहां हमने क्या देखा था कि अब तो हमारे सिटी से विलेजेस की तरफ भी बहुत ज्यादा अलग अलग इक्विपमेंट्स की मूवमेंट होने लगी है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। सो इन सब चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि आजकल तो हर जगह मॉडर्न इक्विपमेंट्स जा चुके हैं। पर फिर भी अगर हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न कुकिंग प्रैक्टिसेस यानी मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि ट्रेडिशनल अगर हम ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर हमेशा फ्रेश चीज़ें यूज़ होती थी। फ्रेश फार्म से हम लोग क्या करते थे, फार्म से फ्रेश फ्रूट्स लेके आते थे, फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आते थे और उन्हें कुक करते थे और उन्हें ही खाते थे। वहीं अगर हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस की बात करें तो आजकल पैक्ड फूड आइटम ज़्यादा यूज़ होता है और अगर हम फर्दर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर आप कुकिंग प्रैक्टिसेस में उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे ट्रेडिशनल में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो चूल्हा है, सिलबट्टा है, उन पर आप खाना पकाते हो। वहीं अगर आप मॉडर्न चीज़ों पर आओ यानी मॉडर्न प्रैक्टिसेस की तरफ आओ तो वहाँ पर आप गैस स्टोव का यूज़ करते हो, आप वहाँ पर फर्दर मिक्सर ग्राइंडर्स का यूज़ करते हो और भी अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स उन्हें आप यूज़ करते हो। तो बस इसी डिफ्रेंसिएशन को आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो आप इसे आंसर कैसे करोगे? इसमें हम ट्रेडिशनल और कलनरी प्रैक्टिसेस दोनों को साइड बाय साइड आंसर करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग फ्रेशली ग्रोन वेजिटेबल्स, लैटिस, लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पर क्या यूज करोगे? लोकली और फ्रेशली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हो। वहीं अगर हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्री पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। यहाँ पर हम पैक्ड आइटम ज्यादा यूज करते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि जितने बिस्किट्स, चिप्स वगैरह आप यहाँ यूज करते हो या फिर जितना पैक्ड फूड आप यहाँ यूज करते हो उतना विलेजेस में यूज नहीं होता है। फर्दर आप क्या ऑब्जर्व करते हो यहाँ पर? ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में कुकिंग इज मोस्टली डन यूजिंग द ओल्ड टेक्निक्स लाइक यूजिंग चुल्लास विच इज ट्रेडिशनल स्टोव एंड सिलबट्टास विच इज यूज फॉर मिक्सिंग ग्राइंडिंग जो कि हमारा स्टोन ग्राइंडर होता है। वहीं अगर हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस को देखें तो कुकिंग इज डन यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स लाइक गैस स्टोव एंड मिक्सर्स। सो आई होप आपको यहाँ पर दोनों का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि कलनरी प्रैक्टिसेस के बेसिस पर आप कैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। So this was your question number 2. Now let's move on to question number 3. Question number 3 में क्या पूछा हुआ है? A teacher says that good food may act as medicine. एक टीचर समझा रही है कि good food एक मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। Ravi is curious about this statement and hence has some questions for his teacher. और सामने जो क्लास है, जो टीचर जिसको समझा रही है उसमें एक स्टूडेंट है विच इज रवि जो काफी क्यूरियस है स्टेटमेंट को लेकर और टीचर से इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। अब यहाँ पर आपको ये सिचुएशन गिवन है और उस सिचुएशन में आपको रवि की तरह सोचना है। अब आप ये सोचो कि अगर आप रवि होते तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते थे मैम से। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप ये सोच सकते थे कि गुड फूड मेडिसिन की तरह कैसे काम कर सकता है या फिर ऐसे कौन से गुड फूड्स हैं जो मेडिसिन की तरह काम कर रहे हैं और अगर वो मेडिसिन की तरह काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ प्रिवेंशन भी करते होंगे डिजीजेस का। तो ये सब चीजें हमें आंसर चाहिए। इन सब चीजों का क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होगा तो बस इन्हीं क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर फ्रेम करना है। सो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस फ्रेम करे। आप चाहो तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो सबसे फर्स्ट है आपके पास, हाउ डज गुड फूड एक्ट एज मेडिसिन फॉर आवर बॉडी। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विच फूड्स आर कंसिडर्ड एज मेडिसिन, गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी तो पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हाउ डू दीज फूड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस। अगर ये मेडिसिन की तरह काम कर रही हैं तो डिजीज को प्रिवेंट करेंगे, तो किस तरीके से डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो या ये सब क्वेश्चंस रवि के दिमाग में आ सकते हैं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है?
Not all delicious foods are necessarily healthy, while not all nutritious foods are always enjoyable. अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें ये बोला हुआ है कि हमेशा जो डिलीशियस फूड होते हैं, जो टेस्टी फूड होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते, और जो हमेशा न्यूट्रिशियस फूड होते हैं वो हमेशा एंजॉयबल नहीं होते। यानी कि जो फूड आपको टेस्टी लगे ज़रूरी नहीं है उसमें न्यूट्रिशन हो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, आपको क्या समझ में आ रहा है स्टेटमेंट से, और उसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम्पल भी देना है। सो इस स्टेटमेंट में हमें क्या दिख रहा है कि नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी। इसका क्या मतलब है कि जो आपको टेस्टी लगे वो हमेशा हेल्दी नहीं होता है। इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारा जंक फूड है। हमने अभी देखा था जब हमने चैप्टर को डिस्कस करा था कि हमारे पास जंक फूड की इतनी सारी वेराइटीज हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, मोमोज है, पिज्जा है। अगर आप उन सबको खाओगे तो क्या आपके हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं? आपको तो बल्कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को सफर करना पड़ता है। तो मतलब वो तो हेल्दी नहीं है, यानी कि सारे जो डिलीशियस फूड है वो हेल्दी नहीं होते हैं। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर एंजॉयबल। और अगर आप न्यूट्रिशियस फूड्स की बात करें, जैसे अगर हम मिलेट्स का ही एग्जाम्पल लें जो अभी हमने डिस्कस करा था, वो तो हमें इतना एंजॉयबल नहीं लगता, इतना टेस्टी नहीं लगता, तभी तो हम उसे अपनी डाइट में इन्वॉल्व नहीं करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो टेस्टी ना लगे आप उसको खाओ ही ना, वो आपके लिए हेल्दी है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो बस इसी स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो हम इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे? डिलीशियस फूड लाइक बर्गर, पिज्जा, चिप्स आर वेरी टेस्टी बट नॉट हेल्दी एज दे डोंट प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते। एज दे आर मेड अप ऑफ रिफाइंड फ्लोर, स्पाइसेस एंड लॉट ऑफ ऑयल विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, यानी हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। वाइल ऑन द अदर हैंड न्यूट्रिशियस फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क are not very tasty, or you can say not always tasty, but provide us good health as they contain all essential nutrients for healthy functioning of our body. पर जो हमारे न्यूट्रिशियस फूड है वो टेस्टी नहीं लगते पर हमें गुड हेल्थ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को हेल्दी फंक्शनिंग के लिए चाहिए। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है? Medhu does not eat vegetables but enjoys biscuit, noodles and white bread. He often has stomachache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problems? Explain your answer. अब यहाँ पर आपको एक सिचुएशन गिवन है जिसमें मेधु एक बच्चा है जिसको सब्जियां खाने या फ्रूट्स खाने नहीं पसंद, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड खाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे स्टमक एक उसे बहुत होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी प्रॉपर पैसेज ऑफ स्टूल्स नहीं होता। और तो इन सारी कंडीशंस को वो ऑब्जर्व करे अपनी बॉडी के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेधु के अंदर डाइट में से क्या चीज़ इन्वॉल्व करे या क्या चेंजेस करे अपनी डाइट में कि उसे ये सारी कंडीशंस ना हो और इन सभी चीज़ों से वो बच सके। सो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड में तो न्यूट्रिशन ही नहीं होता। तो न्यूट्रिशन नहीं होगा तो उसे बीमारी तो होगी। लेकिन अगर हम बीमारी देखें विच इज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, तो इसका हमने चैप्टर में देखा था कि कॉन्स्टिपेशन और स्टमक एक हमें अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल नहीं होता बॉडी से, उस वजह से होता है। बिल्कुल करेक्ट। और वो आप कैसे रिमूव कर सकते हो? अगर आप अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर्स को इंक्लूड करो, यानी रफेज को इंक्लूड करो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम चेंजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो उसे ये जो बेकार का खाना है विच इज बिस्किट, नूडल्स, इन सबको छोड़ना होगा और इसकी जगह पर डाइटरी फाइबर्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ताकि उसकी बॉडी को रफेज मिल सके और प्रॉपर पैसेज ऑफ स्टूल्स हो सके और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी में से रिमूव हो सके। सो यहाँ पर बस आपको वैसे ही आंसर करना है। सो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे? मेधु suffers from stomachache and constipation because of his bad eating habit. He should eat whole grains, fruits, vegetables, pulses in order to get rid of his problems, as these foods are rich in roughage, which is responsible for removal of undigested food and smooth passage of stools, which are not present in present diet. जो अभी उसकी डाइट है उसमें तो ये सब नहीं है। So he should avoid eating biscuits and noodles as they are made up of refined flour, which is not good for health. So इसी वजह से उसे यहाँ पर अपनी डाइटरी चेंजेस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे और इस तरीके से जब वो अपनी डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर्स और रफेज को इंक्लूड करेगा, उसको अपनी कंडीशन से भी अच्छे से आराम आ जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है? रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा को ना चीज़ें जो डिम लाइट यानी थोड़ा सा अगर अंधेरा होगा तो देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। अब वो डॉक्टर के पास जाती है अपनी आई साइट चेक कराने के लिए, बोलती है डॉक्टर मुझे दिन में तो ठीक दिख रहा है पर जैसे जैसे शाम होने लगती है या जैसे जैसे रूम में अंधेरा होने लगता है मुझे दिखना कम हो जाता है। तो डॉक्टर उसको टेस्ट करता है उसकी आई साइट को और उसको एक विटामिन देता है कि आप इस विटामिन को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करो, आप इसके सप्लीमेंट्स लो।
ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन अ डाइट, और साथ साथ उसको कुछ फूड आइटम्स भी इन्वॉल्व करने के लिए बोलता है डाइट में। तो पहले इस सिचुएशन को देखते हैं। इस सिचुएशन में देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या डिजीज हो सकती है? हमने क्या पढ़ा था? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जब आपको डिम लाइट में कुछ ना दिखे या रात के टाइम पर आपको देखने में दिक्कत आ रही हो तो उसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस हमने कहाँ पढ़ा था? विटामिन के केस में पढ़ा था ना, जहां पर हमने देखा था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या डिजीज है इसे, नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की जरूरत है? विटामिन ए, यानी डॉक्टर ने उसे विटामिन ए के सप्लीमेंट दिए होंगे, और अगर उसे कुछ डाइट में इन्वॉल्व करने के लिए दिया होगा तो वो भी विटामिन ए के सोर्सेज होंगे, ताकि उसकी साई साइड जो है वो बढ़ सके और उसे जो नाइट ब्लाइंडनेस वाला इशू है इसे वो ओवरकम कर सके। तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? कैरेट हो सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकते हैं, मैंगोज हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो बस इन्हीं चीजों को आपको यहाँ पर यूज करना है। सो हम वन बाय वन करके आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा हुआ है? विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, यानी इसे क्या डिजीज हो रखी है? तो इसे तो हमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे? रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस विच शोज डिफिकल्टी ऑफ सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। सो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? विच फूड कॉम्पोनेंट मे बी लैकिंग इन अ डाइट। अब क्या चीज वो अपनी डाइट में लैक कर रही है? सो हमें पता है कि वो विटामिन ए लैक कर रही है, तो यहाँ पर आप क्या आंसर करोगे? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, सो विटामिन ए इज लैकिंग इन अ डाइट। सो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आपके सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट वन शुड इंक्लूड इन अ डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब वो ये पूछ रहा है कि क्या चीजें वो अपनी डाइट में इन्वॉल्व करे ताकि वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, नाइट ब्लाइंडनेस को ओवरकम कर सके। तो विटामिन ए के सोर्सेज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो बस उसी को आपको यहाँ पर यूज करना है। सो आप किस तरीके से आंसर करोगे? सी शुड इंक्लूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए लाइक कैरेट, स्पिनच, पपाया, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा इन हर डाइट, ताकि वो अपने नाइट ब्लाइंडनेस को ओवरकम कर सके। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है? यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग। आपको 3 चीजें गिवन है, विच इज कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस एंड फ्रेश फ्रूट। आपको ये 3 चीजें गिवन है और आपको ये पूछा है कि इनमें से आप क्या चीज प्रेफर करोगे, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। सबसे पहले तो आप खुद ही सोचो कि अगर आपके पास ये 3 ऑप्शंस है, एक आपके पास कैंड फ्रूट जूस है, एक आपके पास फ्रेश फ्रूट जूस है जो आपने अभी अभी निकाला है, और दूसरा आपके पास एक फ्रेश फ्रूट है। तीनों में से आप क्या लोगे? आप बोलोगे कि मैम मैं तो फ्रेश फ्रूट लूंगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, हमने क्या देखा था कि जब भी हम जूसेस कंसिडर करते हैं तो वहां पर आपके बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है और जो रफेज है मेन पार्ट ऑफ योर फ्रूट वो निकल जाता है, तो वो आपकी बॉडी में जाता ही नहीं है। बल्कि अगर आप फ्रूट कंसिडर करोगे, फ्रेश फ्रूट अगर आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व करोगे, तो आपको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स भी मिलेंगे जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है। क्यों असेंशियल है? क्योंकि वो प्रॉपर पैसेज ऑफ स्टूल्स करवाते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से रिमूव करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जूसेस के कंपैरिजन में फ्रूट्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पर जूसेस भी 2 तरीके के हैं, एक कैंड जूस है, एक फ्रेश जूस है। तो जब हम कैंड और फ्रेश जूसेस को देखते हैं तो कैंड जूसेस के अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। आपने देखा होगा ना कि जितने भी पैक्ड वाले जूसेस होते हैं उनमें एक एक्सपायरी डेट होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि उस डेट तक वो आप यूज कर सकते हो। तो वो डेट ऑब्टेन करने के लिए भी आप फ्रेश जूस को इतनी टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि उनको आप 4-5 दिन तक फ्रिज में रख लेते हो, 10-10 दिन भी रखे रहते हैं वो। क्यों रखे रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सके। उनमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करी जाती है जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो इसका मतलब है कैंड जूसेस तो आप कभी भी प्रेफर नहीं करोगे। सो आप यहाँ पर आंसर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटरी फाइबर्स एज कंपेयर टू द कैंड और फ्रेश फ्रूट जूसेस. Moreover, canned fruit juices contains added sugars and artificial flavors to extend the shelf life. Hence, fresh fruit is better than fruit juices. So, इसी वजह से हम हमेशा fresh fruit को prefer करेंगे over fruit juices. So, this was our question number 7. Now, let's move on to question number 8. Question number 8 में क्या पूछा हुआ है? Gaurav got a fracture in his leg. His doctor aligned the bones and put on a plaster. गौरव को फ्रैक्चर हो रहा है उसके पैर में, तो डॉक्टर के पास जाता है वो। डॉक्टर जाके क्या करेगा? उस फ्रैक्चर को ठीक करेगा। अब वो ठीक कैसे करता है? पहले तो उसकी बोन को सेट करता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लेके आता है और फिर फर्दर उसके ऊपर प्लास्टर लगा देता है ताकि उसकी बोन जो है वो इंटैक्ट रहे उसी पोजीशन पर और हिले ना, जिससे क्या होगा? उसके अंदर हीलिंग होगी उसकी।
So doctor also gave him calcium tablets and on the second visit doctor gave him vitamin D syrup along with the calcium tablets. Answer the following questions. अब यहाँ पर क्या होता है, उसने प्लास्टर करवा लिया. अब आप बोलोगे कि ठीक है प्लास्टर करवा लिया, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, पर उसके साथ साथ डॉक्टर उसे कैल्शियम टैबलेट्स देते हैं और वो जब दूसरी बार आता है तो उसे कैल्शियम टैबलेट्स के साथ साथ विटामिन डी का सिरप भी देते हैं. तो ये क्यों दे रहा है डॉक्टर, ये सप्लीमेंट्स क्यों दे रहा है? हड्डी तो है, जुड़ जाएगी अपने आप, इसमें क्या चाहिए? सो यहाँ पर हम हमारे चैप्टर को रिकॉल करते हैं. हमने वहां पर विटामिन और मिनरल्स डिस्कस करे थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम विटामिन डी और कैल्शियम की बात करें तो ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, जो कैल्शियम आपकी बोन के लिए जरूरी है, बोन हेल्थ के लिए जरूरी है, जिससे आपकी बोन स्ट्रांग होती है. तो इसका मतलब है कि अगर हम हमारे हीलिंग प्रोसेस को, फ्रैक्चर को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो वहां पर हमें कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी, ताकि आपकी जो बोन है वो ज्यादा जल्दी जुड़ सके, आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो सके. सो 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है. सबसे फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, वाई डिड द डॉक्टर गिव हिम कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव. सबसे पहले पूछा हुआ है कि डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट्स क्यों दी गौरव को. सो यहाँ पर हमें आंसर ऑलरेडी पता है, कैल्शियम आपकी बोन हेल्थ के लिए जरूरी है, तो इसी वजह से डॉक्टर ने उसे कैल्शियम टैबलेट्स प्रोवाइड करी है. तो आप इसे आंसर कैसे करोगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव बिकॉज इट इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस. कैल्शियम जो है वो बोन की स्ट्रॉन्ग हेल्थ को मेंटेन करके रखता है और हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है. सो इसी वजह से उन्होंने उसे कैल्शियम प्रिस्क्राइब करी है. सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, ऑन द सेकेंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट्स. अब सेकेंड पार्ट में ये पूछा हुआ है कि उसको ऑलरेडी कैल्शियम टैबलेट्स दे दी थी, तो उसको दोबारा सेकेंड विजिट में विटामिन डी क्यों दिया. तो उसका आंसर क्या होगा, हमें पता है कि विटामिन डी किस लिए यूज होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराने के लिए बॉडी में. तो आप कैल्शियम लेते रहो, अगर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो आप उसको यूज कैसे करोगे बॉडी में. सो इसी वजह से डॉक्टर ने उसे साथ में विटामिन डी का सिरप दिया. तो यहाँ पर आप आंसर कैसे करोगे, डॉक्टर एडेड विटामिन डी सिरप ऑन द सेकेंड विजिट एज इट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी, जो कि हमारी हीलिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इसी वजह से उसे डॉक्टर ने सेकेंड विजिट पर विटामिन डी का सिरप भी इन्वॉल्व करा उसकी सप्लीमेंट्स के अंदर. सो दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, What questions arise in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicines? अब वो डॉक्टर जो है वो बार बार मेडिसिन दे रहा है, पहले कुछ दिया फिर बाद में कुछ दिया, तो इन सब चीजों से आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होने चाहिए, और वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर फ्रेम करना है. सो क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकते हैं. ये पूछा जा सकता है कि कितने लंबे टाइम तक मुझे दवाइयाँ लेनी है, या फिर मैं कब तक लूँ कि मेरा प्रोसेस जो हीलिंग का फास्ट हो जाए, या फिर मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगा. सो ये सारे क्वेश्चंस आप डॉक्टर से पूछते हो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो. जाके पूछते हो ना, बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर मैं बीमार हो गया हूँ, पहले तो ये बताओ मैं बीमार क्यों हुआ हूँ, और बीमार हो गया चलो ठीक है आपने दवाई दे दी इस वजह से हुआ हूँ, अब ये मुझे कितने दिन तक ठीक कर देगी, कब तक ठीक हो जाऊंगा, क्या मैं खेल सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो. तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर फ्रेम करना है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको यहाँ पर फ्रैक्चर्ड बोन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं. सो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या क्या पुट कर सकते हैं, क्वेश्चंस लाइक हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हील द फ्रैक्चर एंड हाउ लॉन्ग डज गौरव हैव टू टेक द सप्लीमेंट्स. आप कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पर और फ्रेम कर सकते हो जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो. So this was your third part and along with it your question number 8 is completed. I hope आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. So now let's move on to question number 9. Sugar is an example of carbohydrates. Sugar is tested with iodine solution but it does not change to blue-black color. What can be a possible reason? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है. नो डाउट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, जिसमें हमने शुगर को एज अ मेन सोर्स कंसिडर करा था. लेकिन इसमें साथ में ये बोला हुआ है कि जब आप शुगर के साथ आयोडीन टेस्ट करते हो, आयोडीन टेस्ट आप किस लिए कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स को कंफर्म करने के लिए. तो वहां पर क्या होता था, आयोडीन आपके स्टार्च के साथ रिएक्शन शो करके क्या बोलता था कि वहां पर ब्लू ब्लैक कलर आता है. तो आयोडीन से हम स्टार्च की कंफर्मेशन यानी एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को कंफर्म करते थे. बट जब हम वही टेस्ट शुगर के साथ कर रहे तो हमें वो टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें कोई ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिल रहा. इसका रीजन पूछा हुआ है. अब यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाते हुए इसका आंसर बता दिया है. आंसर क्या है, स्टार्च. स्टार्च इज द मेन फैक्टर है. क्यों, क्योंकि जब हम आयोडीन का टेस्ट बात करें तो वो स्टार्च के साथ रिएक्शन शो करता है, जबकि शुगर्स में तो स्टार्च होता ही नहीं है. शुगर तो आपके पास प्लेन शुगर है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप क्या बताओगे कि शुगर्स के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस नहीं है, इस वजह से हमें उसके साथ आयोडीन का टेस्ट नहीं मिलता. तो बस आपको यहीं पर इस तरीके से आंसर करना है. सो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे, The reason for sugar not giving test for carbohydrate is that iodine specifically reacts with starch and not with the simple sugars. Iodine forms a blue-black complex with starch
indicating its presence, but sugars does not contain starch and hence no change in color occurs. So यहाँ पर आंसर में सेम चीज़ बताई हुई है कि जब भी हम शुगर्स की बात करते हैं तो वो हमेशा आपके कार्बोहाइड्रेट्स के आपके एग्जाम्पल्स में ही काउंट होएगा, पर वो आयोडीन के साथ टेस्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर स्टार्च नहीं है और आयोडीन सिर्फ स्टार्च के साथ टेस्ट शो करता है. सो दिस वॉज अर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है? What would you think of रमन स्टेटमेंट? रमन ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है, ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट स्टार्चेस. यानी यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स. स्टार्चेस तो सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस. कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्चेस नहीं है. ये कैसी स्टेटमेंट हुई? इसको आपको एक्सप्लेन करना है. डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर. और साथ साथ आप इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलो या फॉल्स बोलो, उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताना है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कैसे आप उसे प्रूव करोगे, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो कैसे आप एक्सपेरिमेंटली उसे प्रूव करोगे. तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं. स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है? ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस. इसका क्या मतलब है कि अगर हम स्टार्चेस की बात करें तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? हमारे स्टार्ची फूड्स, हमारे शुगर कंपोनेंट्स और डाइटरी फाइबर्स, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो इसका मतलब है कि स्टार्च तो सारे कार्बोहाइड्रेट है. बिल्कुल करेक्ट, बट सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं. ये कैसे? क्योंकि शुगर और जब हम डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं, बट वो स्टार्च के कंपोनेंट में नहीं आते. इसको आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हो. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि शुगर आपके आयोडीन का टेस्ट शो नहीं करता क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है, बट वो फिर भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट होता है. तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो कि जब हम शुगर्स की बात करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है बट वो स्टार्च नहीं है क्योंकि वो आयोडीन के साथ टेस्ट नहीं देता, और उसी टेस्ट को आप यहाँ पर शो कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली. सो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे? रमन स्टेटमेंट इज करेक्ट एज कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ शुगर, स्टार्चेस एंड फाइबर्स. रमन की स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो वहां पर स्टार्चेस आते हैं, शुगर्स आते हैं और फाइबर्स आते हैं. स्टार्चेस आर लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज with simple sugars, while simple sugars and fibers are also carbohydrates but not starches. अब आप इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करोगे? इसके लिए हम एक एक्टिविटी डिजाइन करते हैं विच इज टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी? अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो मटेरियल रिक्वायर्ड में सबसे पहले हम फूड सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे. फूड सैंपल्स कौन से? पोटैटो, राइस, शुगर, हनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब यहाँ पर इन सैंपल्स में आपको क्या दिख रहा है? जब हम पोटैटो और राइस की बात करेंगे तो उनमें स्टार्च है, शुगर और हनी हमारे सिंपल शुगर्स हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे डाइटरी फाइबर्स वाले फूड आइटम्स हैं. तो ये तो हमारे अलग अलग फूड सैंपल्स हो गए. और इसके साथ साथ हम आयोडीन सोल्यूशन को यूज करेंगे क्योंकि उसी को तो यूज करके हम टेस्ट करते हैं. सो ये तो हमारे सारे मटेरियल रिक्वायर्ड हो गए. अब इसके अंदर हम स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे? सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले हम ये सारे जो फूड सैंपल्स हमने कलेक्ट करें इन्हें अलग अलग कंटेनर्स में प्लेस करेंगे और उन्हें लेबल कर देंगे. दिस इज पोटैटो, दिस इज राइस, दिस इज शुगर, ताकि आपको फाइनल रिजल्ट्स को डिस्टिंग्विश करते हुए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. और फिर उसके बाद हम सारे सैंपल्स पर कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करेंगे ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें रिजल्ट आ रहा है, किसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, और फिर अनडिस्टर्ब्ड उसको कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दोगे. जैसे आप उसके अंदर ऑब्जर्वेशन देखोगे आपको क्या दिखेगा? कहीं पर तो चेंज आपको कलर ऑब्जर्व होता है, कहीं आपको ब्लू ब्लैक दिखता है, कहीं नहीं दिखता. तो यहाँ से आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? सबसे पहले आपको जो स्टार्च के सोर्सेज हैं यानी कि जो पोटैटो और राइस हैं उनमें ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा. फर्दर आप ऑब्जर्व करोगे जो शुगर के सोर्सेज हैं यानी कि जो सिंपल हमारे शुगर्स और हनी है उनमें आपको कोई चेंज कलर नहीं दिख रहा, कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिख रहा. सिमिलरली जब आप डाइटरी सोर्सेज की बात करोगे यानी जो फाइबर सोर्सेज की आप बात करते हो जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनमें भी आपको कोई चेंज इन कलर नहीं दिखता यानी ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखता. तो यहाँ से आप क्या कंफर्म करते हो कि कार्बोहाइड्रेट सारे हैं बट हमारे आयोडीन के साथ सिर्फ और सिर्फ स्टार्च ने कलर चेंज शो करा. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे? स्टार्च कंटेन्स फूड टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन, यानी कि जो स्टार्च कंटेनिंग फूड है वो ब्लू ब्लैक हो जाते हैं आयोडीन के साथ, while sugars and fibers do not. This confirms that while all starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starches. So इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो. सो आई होप आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी और किस तरीके से इसे प्रूव करोगे वो भी समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है? While using iodine in laboratory, a few drops of iodine fell on Mishti's socks and a few drops on her teacher's sari. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? लैब में आयोडीन को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से एक स्टूडेंट है मिष्टी. तो जब वो आयोडीन को यूज कर रही है तो उससे कुछ ड्रॉप्स तो नीचे गिर जाती है उसकी सॉक्स पर
और कुछ ड्रॉप्स उसकी मैम की यानी टीचर की साड़ी पर गिर जाती हैं। अब वो क्या ऑब्जर्व करती है, द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन साड़ी टर्न्स ब्लू ब्लैक वाइल द कलर ऑफ सॉक्स डिड नॉट चेंज। यानी कि जब साड़ी पर वो ड्रॉप्स डली तो वहां तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया, बट सॉक्स पर ऐसा कुछ भी चेंज उसे देखने को नहीं मिला। व्हाट कैन बी अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस? इसके लिए रीजन क्या होगा? अब आप सबके जो दिमाग है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये सोचेंगे कि मैम ने खाना खाया होगा, खाना खाते खाते साड़ी पर गिरा लिया और उस पर हमारा आयोडीन का टेस्ट आ गया। नहीं, यहाँ पर हम एक क्लीन क्लॉथ को यूज करें, यानी क्लीन साड़ी है और क्लीन ही उसकी सॉक्स है, उन्हें यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके की ऑब्जर्वेशन को देखते हैं तो हमें क्या कंफर्मेशन मिलती है, क्या सीधा स्ट्राइक करता है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साड़ी में तो स्टार्च प्रेजेंट है बट सॉक्स में नहीं है। तो साड़ी और सॉक्स में स्टार्च कैसे हो सकता है? अब एक ही चीज पॉसिबल है उसके फैब्रिक के अंदर, यानी फैब्रिक में अगर स्टार्च होगा तो वहां पर क्या होगा, वो आयोडीन के साथ टेस्ट शो करेगा, और नहीं होगा तो शो नहीं करेगा। सो इसका मतलब है कि अगर हम उन फैब्रिक्स को ऑब्जर्व करें जिनमें स्टार्च होता है, विच इज योर स्पेशली प्लांट फैब्रिक, जिसमें हम स्पेसिफिकली कॉटन को यूज करते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जर्व करा है कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कॉटन फैब्रिक की साड़ी देखते हैं तो उसमें तो हमें कलर दिखेगा आयोडीन के साथ, लेकिन अगर हम सॉक्स की बात करें तो वो कॉटन की नहीं है, इस वजह से उन्होंने कोई भी आयोडीन के साथ रिजल्ट शो नहीं करे। तो सेम तरीके से आप यहाँ पर आंसर करोगे। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे? एज वी नो, रिएक्शन विद आयोडीन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन के साथ अगर कोई रिएक्शन होगी तो वो स्टार्च की कन्फर्मेशन शो करता है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द साड़ी फैब्रिक एंड नॉट इन द सॉक्स। यानी साड़ी फैब्रिक में तो स्टार्च की प्रेजेंस है बट सॉक्स में नहीं है। So if sari fabric is cotton, then it shows change in color with iodine solution, and hence we can conclude sari is made up of cotton which contains starch, and socks is made up of different fabric which does not contain starch. So इस तरीके से आप अपने दोनों fabrics को conclude कर सकते हो, दोनों fabrics को identify कर सकते हो। So this was our question number 11. Now let's move on to question number 12. Question number 12 में क्या पूछा हुआ है? Why are millets considered a healthy choice of food? Can eating just millets sufficient for your nutritional requirements of your body? Discuss. यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मिलेट्स को हेल्दी चॉइस ऑफ फूड क्यों बोला जाता है, और फिर फर्दर ये पूछा हुआ है क्या सिर्फ अगर हम मिलेट्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें तो हमारे सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि मिलेट्स को हेल्दी चॉइस ऑफ फूड क्यों बोला जाता है। आपने चैप्टर डिस्कस करते हुए क्या देखा था? हमने अभी चैप्टर देखा था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि मिलेट्स हमारे क्या है, न्यूट्री सीरियल्स हैं। क्यों न्यूट्री सीरियल्स है? क्योंकि वो न्यूट्रिशन रिच है, न्यूट्रिशियस रिच फूड है। उनके अंदर हमें अलग अलग सोर्सेज मिलते हैं, विटामिन का सोर्स मिलता है, मिनरल का सोर्स मिलता है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। इतना कुछ हमें सिर्फ मिलेट्स के अंदर मिल रहा है, इसी वजह से हम उन्हें न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं और इसीलिए वो हेल्दी चॉइस होते हैं हमारे फूड आइटम्स के। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड आपसे क्या पूछा हुआ है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करो तो आपके लिए वो सफिशिएंट है सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा? आप सब सोचो, अगर आप सिर्फ मिलेट्स को खाते रहो क्या आपकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी? द आंसर इज नो, क्योंकि हमें हर एक जो जितने भी हमारे विटामिन मिनरल्स है, जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उन सबके लिए अलग अलग सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता है। इन सब चीज़ों को ऑलरेडी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने हर एक हमारे जो फूड न्यूट्रिशनल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिशियस है हमारी फूड के जो न्यूट्रिशंस हैं, उन सब के लिए हमने अलग अलग सोर्सेज को देखा था। हमने विटामिन ए के लिए डिफरेंट सोर्स देखा, हमने विटामिन सी के लिए डिफरेंट सोर्स देखा, मिनरल्स के लिए अलग अलग सोर्सेज देखे। तो अगर इतने सोर्सेज हैं तो एक ही सोर्स से तो हमें इसकी फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। यानी कि आपको मिलेट्स को अपनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व करना जरूरी है, बट उसी के ऊपर डिपेंड करना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ उसी से अपनी डाइट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते हो। सो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे? मिलेट्स आर कंसिडर्ड एज हेल्दी चॉइस ऑफ फूड ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। They are rich in vitamins, minerals like iron and calcium, and dietary fibers, making them ideal for the good health. While they are highly nutritious, but consuming only millets does not fulfill our nutritional requirements. So we need to include millets as a part of our diverse diet and maintain a balanced diet. यानी कि हमें उसे हमारी डाइट में इन्वॉल्व करना जरूरी है ताकि हम एक बैलेंस डाइट को मेंटेन कर सके, बट उसी पर डिपेंड करना ये जरूरी नहीं है। सो दिस वॉज अर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा हुआ है? You are given a sample of solution. How would you check the possibility of it being an iodine solution? यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको कि एक सोल्यूशन गिवन है, उस सोल्यूशन में ये बोल रखा है कि कुछ भी हो सकता है आयोडीन हो सकता है ना हो। तो आप इसको कंफर्म करके बताओ कि आयोडीन है या नहीं है। तो आप इसे कैसे कंफर्म करोगे? आप बोलोगे कि मैम हम आयोडीन का टेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल करेक्ट, पर टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको स्टार्च चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली सिर्फ स्टार्च के साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है। तो या तो आप स्टार्च को ही ले लो लैब में से,
या फिर कोई स्टार्ची कंपोनेंट ले लो, यानी आप पोटैटो ले सकते हो, राइस ले सकते हो। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से हमारे आयोडीन को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे आंसर करेंगे? टू चेक वेदर गिवन सोल्यूशन इज आयोडीन सोल्यूशन और नॉट, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट विच इज स्पेसिफिकली द स्टार्च टेस्ट। जिसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हम एक स्टार्च सोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। सो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो हमने ऑलरेडी स्टार्च ले रखा है, उसमें आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन को ऐड करो जो आपको सोल्यूशन के बने। इफ सोल्यूशन कंटेन्स आयोडीन इट विल फॉर्म अ ब्लू ब्लैक कलर विद स्टार्च। अगर सोल्यूशन में आयोडीन होगा तो वो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर बनाएगा। एंड द अपीयरेंस ऑफ दिस ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द सैंपल, जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। क्योंकि अगर वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, आयोडीन प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में, क्योंकि आयोडीन ही आपके स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। सो इस तरीके से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आयोडीन सोल्यूशन है या नहीं है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो विद दिस योर बैक एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपने सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।